अध्याय 81 एकांतवास से उभरना रोष। अध्याय 81 एकांतवास से उभरना रोष। दूसरी ओर नानगोंग चेन ने नानगोंग झान से बात समाप्त करने के बाद वह भी किलिन कीमती तकनीक का अध्ययन करने के लिए वापस चले गए। काफी देर बाद उसके चारों ओर एक सुनहरा किलिन प्रकट हुआ, जिसके दो सींगों पर शुभ बादल और लाल ज्वालाएं आपस में गुंथी हुई थीं और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसकी आभा ने दुनिया को अभिभूत कर दिया था। नानगोंग चेन की आंखों में एक तीव्र चमक आई और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्के की ताकत बहुत अधिक थी और इसके जवाब में किलिन दहाड़ा, जिससे भयानक दबाव और एक शाही आभा का संचार हुआ। उसके भौतिक शरीर के भीतर सुनहरा रक्त भी एक अजगर में परिवर्तित हो गया, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह आकाश और पृथ्वी को कुचलने में सक्षम है। इसका कारण यह है कि उसने अपनी दिव्य हाथी दमनकारी कारावास शक्ति को लघु उपलब्धि के स्तर तक विकसित कर लिया है। उसके शरीर के भीतर 100 मिलियन ड्रैगन हाथी कण विस्फोटित होते हैं, जो 100 मिलियन किलोग्राम ड्रैगन हाथी शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। अब उसके एक ही भयानक मुक्के से जून वुशुंग का अंत हो जाएगा। यदि इसमें महान दाओ अमर शास्त्र को भी शामिल कर लिया जाए तो ये कल्पना करना मुश्किल है कि नानगोंग चेन की शक्ति में कितनी वृद्धि हुई होगी। डिवाइन किंग रियल्म जैसी शक्तिशाली शक्ति के सामने भी वह भयभीत नहीं हुआ। यह एक उच्च कोटि के विलक्षण प्रतिभावान शिष्य की युद्ध क्षमता है। इस बात से भ्रमित न हो कि कुछ विलक्षण प्रतिभावान शिष्यों का साधना स्तर समान हो सकता है, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता बिल्कुल भिन्न हो सकती है। नानगोंग चेन ने अपनी शक्ति वापस ले ली, संतुष्टि से सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगा। इस साधना के दौरान उनकी दिव्य हाथी दमनकारी कारावास शक्ति, महान दाओ अमर शास्त्र और स्वर्गीय सम्राट मुट्ठी सभी लघु उपलब्धि स्तर पर पहुंच गईं। यहाँ तक कि पौराणिक जिन का रहस्य भी उन्होंने लघु उपलब्धि स्तर तक समझ लिया। मैंने थंडर एम्परर प्रेशियस टेक्निक और किलिन प्रेशियस टेक्निक का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। दाओ को समझने के लिए अन्य विलक्षण प्रतिभाओं को भी स्वर्ग विरोधी विद्या के बारे में इतना कुछ सीखना होगा। साधना तकनीक शायद शुरुआती लोगों के लिए दिव्य श्रेणी खेती की तकनीकों को विकसित होने में कम से कम 100 साल लगते हैं। जादुई कलाओं की तो बात ही छोड़िए, जिन्हें विकसित होने में शायद 1000 साल लग जाएंगे। नानगोंग चेन अपनी दोहरी पुतलियों के कारण अपनी सहज बोध क्षमता की बदौलत हेवन डिफाइन, जो अब हॉन्गमेंग दाओ फ्रूट द्वारा निर्मित नींव के साथ संयुक्त है, में एक ऐसी बोध क्षमता है जो अन्य उत्पादों से कहीं अधिक है। दरवाजे के बाहर सूर्य और अन्य लोग चुपचाप नानगोंग चेन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद नानगोंग चेन ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। नानगोंग चेन के काले बाल हवा में लहरा रहे थे, उनके सफेद वस्त्र अद्वितीय थे और उनका शरीर चकाचौंध कर देने वाले अमर प्रकाश से घिरा हुआ था। उनका पतला शरीर पहले से भी अधिक अलौकिक और दिव्य लग रहा था, पहले से कहीं अधिक उदात्त, मानो कोई सच्चा अमर पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। साथ ही उनसे निकलने वाली आभा भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी, जिससे सभी की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तब से नानगोंग चेन में काफी सुधार हुआ प्रतीत होता है। सूर्य ने मन ही मनाह भरी, वह नानगोंग चेन के परिवर्तन से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। उसके बगल में चियाओ अपने आत्मिक रूप में नानगोंग चेन का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था और उसे देखकर उसकी निगाहें और भी गंभीर होती जा रही थी। ये बच्चा असाधारण है, सचमुच असाधारण। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वह 9 स्वर्ग संप्रदाय के उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह से कमतर नहीं है और शायद उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। चियाओ ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिससे उसकी छाती पर सफेद त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था और इस समय वह अपनी बाहों को इस तरह से क्रॉस करके बैठी थी मानो वह हस्तमैथुन करना चाहती हो। गुरुजी पहले से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहे हैं, इसमें कुछ अवर्णनीय है। वांग युक्सुआन स्तब्ध रह गया और मन ही मन बुदबुदाया। एक स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते वह नानगोंग चेन के परिवर्तनों की व्यापकता को महसूस कर सकती थी, लेकिन वह उस क्षणभंगुर अलौकिक भावना का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकती थी। झो वानर भी नानगोंग चेन को देख रही थी। उसकी गहरी आंखों में अचानक एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके कोमल चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी। जब से उसकी मां का ताबूत वापस लाया गया है, उसके दिल में उम्मीद फिर से जाग उठी है और उसका व्यक्तित्व अब पहले की तरह ठंडा नहीं रहा है। केवल वही जानती है कि दाओ की वर्तमान स्थिति काफी हद तक नानगोंग चेन की मदद की बदौलत है। इसलिए झो वानर के मन में स्वाभाविक रूप से नानगोंग चेन के लिए कुछ अस्पष्ट भावनाएं थीं। क्या हाल ही में जुवानेटियन डोमेन में कुछ हुआ है? नानगोंग चेन ने समूह की ओर देखते हुए दाओ से पूछा। मैं आजकल अपना काफी समय आध्यात्मिक विकास और एकांत में बिता रहा हूँ। यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास के बाद भी मुझे तुरंत अपने पिता से बात करने के लिए अलग बुला लिया जाता था, इसलिए मुझे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सूली भी हाल ही में ब्रेकथ्रू शो में नजर आई है और थोड़ी खोई हुई सी लग रही है, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान बाकी दोनों पर केंद्रित कर लिया है। ये सुनकर वांग युक्सुआन कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झो वानर ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। युवा स्वामी, केंद्रीय दिव्य महाद्वीप की स्वर्गीय रैंकिंग हाल ही में अद्यतन की गई है और आप सीधे 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जिससे कई लोग चौंक गए हैं। और मध्य दिव्य महाद्वीप के एक शीर्ष परिवार चू परिवार ने घोषणा की है कि वह 1 महीने में चू परिवार का अमर खजाना खोलेगा।
वैसे चू परिवार की संत ने यह भी कहा है कि अगर किसी को इसके अंदर कोई टोकन मिलता है तो वह चू परिवार का दामाद बन सकता है। झो वानर धीरे धीरे और व्यवस्थित ढंग से बोल रही थी। ये सुनकर नानबोंग चेन की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया, मानो वह सोच में डूबा हुआ हो। नानबोंग चेन ने स्वर्गीय रैंकिंग के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी भी शीर्ष 10 में शामिल होने की उम्मीद नहीं की थी। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, आखिर वे 9 अन्य प्रतिभाशाली लोग कौन थे जो उससे अधिक शक्तिशाली थे, या फिर यह सूची महज बेतरतीब ढंग से संकलित की गई है। आखिरकार चू परिवार की आखिरी संतनी कथित तौर पर शीर्ष सूची में 6ठे स्थान पर थी। अगर ऐसा है तो ये बहुत कमजोर है। जहां तक चू परिवार के अमर खजाने की बात है, मुझे लगता है कि पिछली बार चू परिवार की उस महिला से मुझे उसमें जगह मिल गई थी। मैंने सुना है कि यह एक छोटी सी दुनिया है और अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग भी आ रहे हैं। ये काफी दिलचस्प है। अगर यह खुलता है तो मैं भी जाकर इसे देखूंगा। हालांकि चू परिवार का दामाद बनने का कोई रास्ता निकालना असंभव था, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बुरा नहीं है, तुमने इसमें अपना दिल लगा दिया है। नानबोंग चेन ने सोच विचार करने के बाद दाओ की प्रशंसा की। ये सुनकर झो वानर ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसे काफी खुशी महसूस हुई। वांग युक्सुआन को थोड़ी जलन हुई और उसने फूले हुए गालों के साथ दाओ से कहा, गुरुजी, मुझे भी दाओ के बारे में एक खबर पता है, लेकिन ये शायद कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। नानबोंग चेन कुछ हैरान हुई, लेकिन शांत भाव से बोली, आगे बढ़ो। तब ली रुयान आई थी और उन्होंने मुझे एक पत्र दिया। वह मूल रूप से इसे आपको व्यक्तिगत रूप से देना चाहती थी, लेकिन आप उस समय एकांतवास में थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आपके एकांतवास से बाहर आने के बाद मैं इसे आपको दिखा दूं। वांग युक्सुआन ने एक दाओ कहकर बात शुरू की और फिर नानबोंग चेन को एक पत्र सौंप दिया। नानबोंग चेन को थोड़ी जिज्ञासा हुई, इसलिए उसने उसे उठाया और उसमें से झांका। अन्य 3 तलवार संप्रदायों ने वास्तव में एक दिव्य राजवंश के राजकुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, और वह राजकुमार तो क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट पर भी कब्जा करना चाहता था। ठीक है, मुझे एक दिन का समय दो, है ना? तुम्हें तो दाओ, जिसका अर्थ मृत्यु, के लिए अक्षर लिखना भी नहीं आता। क्या सच में महान झोउ राजा त्यानेवान मनु से निपटने के लिए उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है? वह तो हद से ज्यादा घमंडी हो गया है। इसे पढ़ने के बाद नानबोंग चेन शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उदासी छा गई। उसने क्या कहा? सूर्य ने चिंता से दाओ से पूछा जब उसने देखा कि नानबोंग चेन अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। नानबोंग चेन ने उसे पत्र सौंप दिया और फिर नानबोंग झान को ढूंढने चली गई। जैसे ही नानबोंग चेन वहां से निकला, वांग युक्सुआन और झो वानर ने उसे घेर लिया। वे देखना चाहते थे कि उसने क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ना समाप्त कर लिया तो उनकी खूबसूरत आंखों में उदासी छा गई और उनके दांत कसकर भींच गए। अमर वंश का ये नीच राजकुमार इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है, वह तो बेशर्म है, वांग युक्सुआन ने दुर्भावना से कहा। झो वानर भी आक्रोशित नजर आ रही थी। सूली चुप रही, उसका बेहद खूबसूरत चेहरा बर्फीली ठंडक से भरा हुआ था, जिससे एक भयावह आभा निकल रही थी। अगर नानबोंग चेन यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से देख लेती कि वह वास्तव में एक जीवन शक्ति है। #82 गृहयुद्ध को शांत करो और विदेशी शत्रुओं का नाश करो। जोड़। अध्याय 82 आंतरिक विद्रोह का दमन और विदेशी शत्रुओं का संहार। अध्याय 82 आंतरिक विद्रोह का दमन और विदेशी शत्रुओं का संहार। इसी बीच ग्रेट झोउ शाही महल के अंदर। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, त्यानेवान मनो हमारे लिए एक कांटा है जिसे हमें देर सवेर हटाना ही होगा। देखो, अब भी हमें मुझ पर ही निर्भर रहना होगा। काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने दाओ कहते हुए महान झोउ राजा की ओर देखा। उसके नीचे खून से लथपथ एक भयानक आकृति थी। उस आकृति के चारों ओर हजारों बच्चों के शव पड़े थे। ये दृश्य बेहद भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चुप रहो, तुम्हें क्या पता, अगर छिपे हुए ड्रैगन अमर वंश के ड्रैगन सांसारिक पुत्र का हमारे महान झोउ में आगमन न हुआ होता तो शायद मुझे लंबे समय तक छिपकर रहना पड़ता। महान झोउ राजा ने ठंडे लहजे में दाओ को फटकारा और आगे कहा। ये ड्रैगन सांसारिक पुत्र वास्तव में अपने अंगरक्षकों के रूप में 4 अर्ध संतों को साथ लाया है और हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है। यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय रूप से सुनहरा अवसर है। ओ टिल्डा, इसलिए तो तुम इतने निर्दयी हो, इतने कम समय में ही 1 लाख लड़के लड़कियों का खून बहाने में कामयाब हो गए। ये सुनकर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने मजे से कहा, ये सब तुम्हारी प्रजा है। उन्होंने सोचा था कि महाराज उन्हें महल में अध्ययन करने के लिए प्रवेश देकर उन पर दया दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह सब तुम्हारी साजिश थी। हा, तुम तो निर्दयी हो, झोउ जेनिवान। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए महान झोउ राजा का असली नाम भी पुकारा। ये सुनकर महान झोउ राजा ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि ठंडे लहजे में कहा, ये सभी मेरी प्रजा हैं, जिन्होंने मेरे महान उद्देश्य को पूरा करने और त्यानेवान मनो को नष्ट करने के लिए काम किया। मुझे विश्वास है कि यह जानने के बाद वे मुझे क्षमा कर देंगे। इसके अलावा ये तो सिर्फ नश्वर प्राणी हैं। अगर वे मरते हैं तो मर जाते हैं। अगर वे मेरी ताकत में योगदान दे सकते हैं तो वे बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं।
इस समय ब्लड हेवन एरे द्वारा बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद महान झोऊ राजा की शक्ति भी अर्ध संत शिखर से संत स्तर तक पहुंच गई है, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए हैं। जल्द ही महान झोऊ राजा वहां से निकलकर क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। उसकी रणनीति पहले त्यानयुवान मनों को कमजोर करना और फिर धीरे धीरे उसकी शक्ति को खत्म करना थी। महल के बाहर 10 लाख सैनिक पहले ही एकत्रित हो चुके थे, पूरी तरह से सुसज्जित थे और त्यानयुवान मनों को नष्ट करने के लिए एक साथ जाने को तैयार थे। आज महान झोऊ राजा ने त्यानयुवान मनों के साथ टकराव के लिए खुद को पहले ही तैयार कर लिया है। त्यानयुवान मनों और उनकी टीम ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अचानक हमला कर देगा। ये सोचकर वह उत्तेजित हो गया और सोचने लगा कि काश वह त्यानयुवान मनों परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतारकर उनके सिर महल के बाहर लटका सकता, ताकि सम्राट की शक्ति का प्रदर्शन हो सके। नानगोंग झान विद्रोह करके सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है। आज मैं तुम सबका नेतृत्व करके विद्रोहियों का सफाया करूंगा, महान झोऊ राजा ने जोर से घोषणा की। लॉबी के अंदर जब नानगोंग झान को इस बात का पता चला तो उसने कुछ सोचा और दाऊ से पूछा, आपका मतलब है कि स्वर्गीय राजवंश का राजकुमार उनकी तलवार के भ्रूण के टुकड़े चाहता है? पत्र में तो यही लिखा था, इसमें क्या गड़बड़ है? नानगोंग चेन ने दाऊ को जवाब दिया। उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे। नानगोंग झान के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उन्होंने समझाया, ऐसी अफवाहें हैं कि एक सर्वोच्च विशेषज्ञ ने महान लुओ तलवार के भ्रूण को 9 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था, जो पूरे शुवानटियन क्षेत्र में बिखरे हुए थे। कहा जाता है कि केवल तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के पास ही उन 9 टुकड़ों में से एक है। यदि इन 9 तलवार भ्रूण के टुकड़ों को एकत्रित किया जाए तो उस समय के महान लुओ तलवार भ्रूण को पुनः निर्मित किया जा सकता है। यह एक पौराणिक दिव्य कलाकृति है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि यह महान लुओ तलवार भ्रूण पौराणिक अराजक प्राचीन युद्ध क्षेत्र को खोलने की कुंजी है। ये सुनकर नानगोंग चेन का चेहरा अचानक बदल गया और वह उत्सुक हो गया। तो यह युवा स्वामी तलवार के भ्रूण के सभी 9 टुकड़े एकत्र करना चाहता है? इसकी पूरी संभावना है। महान लुओ तलवार भ्रूण के पास एक शानदार अवसर है, हम उसे इसे हासिल करने नहीं दे सकते। इसी क्षण शून्यलोक से एक दाव एक प्रकार की ध्वनि उड़कर आई और नानगोंग ल्यू प्रकट हुई, जो दाव भाषा बोल रही थी। अपने दादाजी की बात सुनने के बाद नानगोंग चेन भी गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाया। डिंग, क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। उसी क्षण सिस्टम की सूचना सुनाई दी। ये सुनकर नानगोंग चेन थोड़ा हैरान हुआ और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सिस्टम ने उसे फिर से कुछ दिया। ऐसा लगता है कि आज मुझे क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिताजी, महान झोऊ राजा का क्या होगा? हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? नानगोंग चेन ने दोबारा पूछा। नानगोंग झान ने गहरी आवाज में पूछा, त्यानयुवान के 8 महान सेनापति कहाँ हैं? आना। कुछ ही क्षण में 8 अत्यंत शक्तिशाली आकृतियां एक साथ प्रकट हुईं। वे कवच धारण किए हुए थी, उनके चेहरे दृढ़ थे, उनके शरीर से रक्त की एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उनकी आंखें खुलती और बंद होती समय उनमें एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। इस समय वे सभी आदरपूर्वक जमीन पर घुटने टेककर अत्यंत विनम्रता से बोलने लगे। यह महसूस करते ही नानगोंग चेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि ये वास्तव में 8 अर्ध संत थे। क्यों यून कहाँ है? नानगोंग जान जारी रहा। ये बूढ़ा नौकर यहाँ है। शून्य लोक के भीतर एक शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई। उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक निशान था, उसकी आंखें बेहद गहरी थीं और उसकी पीठ पर एक विशाल सुनहरा धनुष था। उसकी आभा अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली थी। उससे निकलने वाली दमनकारी आभा ने शून्य लोक को भी कपकपा दिया। स्पष्टतः यह एक संत है। युवा स्वामी का अनुसरण करो और शत्रु का वध करो। आज त्यानयुवान सेना के 300,000 सैनिक महान झोऊ राजा को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नानगोंग झानबा ने घोषणा की। नानगोंग चेन के चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे। ये सोचकर कि इन शक्तिशाली व्यक्तियों का पालन पोषण उनके अपने संसाधनों से हुआ है, उनका दिल दुख से भर गया। छोड़ो भी, मैं अपनी माँ से दोबारा मिलते ही सबको बता दूंगी। मैं उस बूढ़े आदमी को पीट पीट कर मार डालूंगी। इस समय युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। 300,000 सैनिकों की विशाल सेना ने शून्य लोकों पर आक्रमण किया। प्रत्येक सैनिक श्रेष्ठ साजो सामान से सुसज्जित था। उनके कवच ठंडेपन से चमक रहे थे। उनकी ची शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो बैंगनी हवेली लोकों से भी ऊपर थी। वास्तव में प्रत्येक विशिष्ट रेजिमेंट में महान शक्ति लोक के सदस्य भी शामिल थे। किसान, इस गिल्ड के नेताओं में गॉड किंग स्तर के सैकड़ों विशेषज्ञ शामिल हैं। ये वो चीजें हैं जो त्यानयुवान मनों में शायद ही कभी देखने को मिलती हैं। नमस्कार युवा स्वामी। 300,000 सैनिकों की विशाल सेना ने एक साथ दाव का नारा लगाया। उनकी आवाजें घंटियों की तरह गूंज उठी, जो आकाश और पृथ्वी में प्रतिध्वनित हो गईं। ये दृश्य देखकर नानगोंग चेन के दिल में जोश का ज्वार उमड़ आया। भला किस नौजवान के सपने नहीं होते। नानगोंग चेन की आंखें दोहरी हो गईं। उनका व्यक्तित्व किसी जनजात राजा की तरह आश्चर्यजनक था। उन्होंने जोर से घोषणा की,
मेरे स्वामियों, चूंकि महान राजा झो हमारे त्यान्युवान मनों को नष्ट करने के लिए बाहरी लोगों के साथ एकजुट होने का इरादा रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मारो, मारो, मारो। भीड़ ने एक साथ दाओ की गर्जना की। उनकी आवाजें इतनी तेज थी कि आसमान में गूंज उठी। इस तरह का अनुशासन और संगठन ये दर्शाता है कि यह एक ऐसी सेना है जो अनगिनत लड़ाइयों से परिपक्व हुई है। इस समय त्यान्युवान मनों पर 300,000 सैनिकों की एक सेना गुजरी, रथों से भरी एक काली भीड़ हर तरफ उड़ रही थी। ये योद्धा भव्य और जोशीले हैं, उनका युद्ध संकल्प आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ये देखकर नानगोंग चेन को गर्व का अनुभव हुआ, क्योंकि हजारों सैनिकों की कमान संभालना और सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करना अनगिनत लोगों का सपना था। शून्य लोक में एक प्लेटिनम रथ सर पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे एक क्रूर जानवर खींच रहा था, जो कि लगभग पवित्र लाल बार ड्रैगन निकला, जो सीधे नानगोंग चेन के सामने आकर रुक गया। नानगोंग यू मुस्कुराए और बोली, ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया व्यस्तता का उपहार है। आशा है तुम इससे संतुष्ट होगे। धन्यवाद दादाजी, नानगोंग चेन ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा। ये सुनकर सब चौंक गए। ये तो वास्तव में एक अर्धसंत के स्तर का लालबार ड्रैगन था। इतना बड़ा काम शायद केवल त्यान्युवान मनों के शिखर संत ही कर सकते हैं। इस समय तो नानगोंग झान को भी अपने बेटे से कुछ ईर्ष्या हो रही थी। रेड फ्लड ड्रैगन शक्ति की आभा के साथ पैदा होता है, जो ज्वालाओं से घिरा होता है और उसमें ड्रैगन की शक्ति का अंश होता है, जो इसे गाड़ियां खींचने के लिए एकदम सही बनाता है। इस समय लालबार ड्रैगन ने आज्ञाकारी रूप से नानगोंग चेन के सामने अपना सिर झुकाया, जो उसकी अधीनता का संकेत था। ये देखकर नानगोंग चेन ने भी जोर से चिल्लाकर कहा, सभी सैनिकों, मेरे पीछे आओ। चलो आंतरिक कलह को शांत करें और विदेशी शत्रुओं का नाश करें। मारना। 300,000 सैनिकों की विशाल सेना ने दाओ और ओराहाउटियन के प्रति एकजुट होकर प्रतिक्रिया दी, जिससे पूरा शून्य क्षेत्र कांप उठा। पुनश्च कृपया मुझे और अधिक अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। कृपया मुझे उपहार दें। हा हा हा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद परिवार। #83 राजकुमार राओलॉन का आगमन होता है। जोड़। अध्याय 83 ड्रैगन के सांसारिक पुत्र का आगमन। अध्याय 83 ड्रैगन के सांसारिक पुत्र का आगमन। इस समय राजधानी में युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे, क्योंकि त्यान्युवान सेना के 300,000 सैनिक पूरे क्षेत्र में फैल गए थे। उनकी ठंडी रोशनी ने 9 आकाशों को रोशन कर दिया था। उनकी विशाल काली सेना ने सड़कों पर मौजूद लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया। विशेष रूप से आगे चलने वाला रथ, जो एक भयंकर जानवर को खींच रहा था, जिसे लालबाड़ के अजगर के रूप में वर्णित किया गया था, जो जहां भी जाता था आग का सागर मचा देता था, जिससे सभी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल जाते थे। ये तो पौराणिक त्यान्युवान सेना है। त्यान्युवान मनो और बाकी लोग क्या करेंगे? हे भगवान, हाल के वर्षों में ये पहली बार है कि त्यान्युवान सेना ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया है। क्या उत्तरी क्षेत्र में एक और युद्ध छिड़ गया है? असंभव। मोर्चे पर तैनात मेरे भाई ने परसों ही मुझे बताया था कि उत्तरी क्षेत्र सुरक्षित है। क्या ऐसा हो सकता है कि त्यान्युवान मनो विद्रोह की योजना बना रहा हो? उसी क्षण सड़क पर मौजूद विक्रेता और राहगीर दोनों ही अपनी जगह पर रुक गए और आपस में फुसफुसाने लगे। वे रथ के मुखिया की पहचान को लेकर बहुत उत्सुक थे। ये सोचकर हैरान थे कि किस तरह का प्राणी लालबाड़ के ड्रैगन को रथ खींचने का आदेश दे सकता है। सबकी निगाहें ईर्ष्या से भरी हुई थी। संभवतः ग्रेट झोऊ के भीतर केवल त्यान्युवान मनो ही ऐसा कारनामा कर सकता था। सु परिवार की ओर से सुमिंग सु निवास के बाहर खड़ा था और आकाश में दृश्य को गहरी निगाहों से देख रहा था। उसके पीछे सु परिवार के सभी सदस्य, युवा और वृद्ध, खड़े थे, मानो कोई बड़ी घटना घटित होने वाली हो। कुलपति जी, इतने सारे त्यान्युवान सेना के सैनिकों को भेजने का आपका क्या मतलब है? पीछे से एक बुजुर्ग कबीले के मुखिया ने पूछा। सु ली के त्यान्युवान मनों में विवाह करने के बाद से पूरे सु परिवार की स्थिति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, और उनके साथ होने वाला व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है, जिससे वे त्यान्युवान मनों के बेहद करीब महसूस करते हैं। बाकी लोग भी बहुत उत्सुक थे और सु मिंग को देख रहे थे। जो पूछना उचित नहीं है वह मत पूछो। आज के बाद महान झोऊ में एक नई व्यवस्था का उदय होगा। सु मिंग ने सिर हिलाया, सीधी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अर्थपूर्ण कथन छोड़ दिया। वह बहुत चतुर था। कुछ ही दिन पहले उसे पता चला कि शाही दरबार ने गुप्त रूप से 10 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है, और उसने अनुमान लगाया कि महान झोऊ राजा त्यान्युवान मनो के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। आज त्यान्युवान मनो के टीम में शामिल होने से भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके विचारों की पुष्टि होती है। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा उत्सुक किया वह ये थी कि महान झोऊ राजा की पृष्ठभूमि क्या थी, जिसने उन्हें त्यान्युवान मनो पर हमला करने में नेतृत्व करने का साहस दिया। इससे सु मिंग भी कुछ चिंतित हो गया। कहावत है ना, जब घोंसला उलझ जाता है तो कोई अंडा साबुत नहीं बचता। अगर त्यान्युवान हवेली विफल हो जाती है तो भविष्य में उनके सु परिवार का सफाया होना तय है। वह मन ही मन यही प्रार्थना कर सकता था कि त्यान्युवान मनो जीत जाए। सु मिंग ने दूर तक देखा, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। इसी बीच दूसरी ओर राजकुमार के महल में इस समय वांग शियोग ने हैरानी से आकाश की ओर देखा और सोचने लगा कि दाओ अब क्या करने वाला है।
इस बार टिया ने युवान मनु से पंगा लेने वाला मूर्ख कौन है? वांग शियोंग ने चौंका देने वाले शब्दों में पूछा। उसके बगल में खड़े कबीले के लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हैरानी की बात यह थी कि जब उनकी सबसे बड़ी युवती को नानगोंग चेन ने नौकरानी के रूप में वापस ले लिया तो उन्होंने जरा भी दुर्भावना नहीं दिखाई। पता चला है कि पिछली बार वांग युक्सुआन के लौटने के बाद उसने उन्हें बताया था कि नानगोंग चेन ने उसे ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जो उसे पसंद नहीं थे, और उसने उसकी अच्छी देखभाल की और उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया। वांग युक्सुआन ने खुद स्वीकार किया कि पहले सु आउटियान ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन अब जब उन्हें आखिरकार अपना जीवनसाथी मिल गया है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें उसकी कदर करनी होगी। ये शब्द सुनकर वांग परिवार स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है तो वे बेहद खुश हुए और वांग युक्सुआन को साहपूर्वक अपने प्यार का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। त्यानेयुआन मनु ने उन्हें बहुत सारे संसाधन भी भेजे, जिससे वे और भी अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने त्यानेयुआन मनु के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त की। आज भी पूरा वांग परिवार इस बात पर बहुत गर्व करता है, खासकर नानगोंग चेन द्वारा एक के बाद एक अभूतपूर्व कारनामे करने के बाद, और मूल रूप से वांग परिवार में कोई भी इस पर आपत्ति नहीं करता है। क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट। तो क्या आपने युवा स्वामी को बताया? हॉल में जब क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने लियू रुयान को वापस आते देखा तो उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा। ये सुनकर लियू रुयान थोड़ी कांप उठी, फिर धीरे से बोली, जब मैं पहुंची तो नानगोंग चेन अभी भी एकांतवास में थे। मैंने पूरी रात इंतजार किया लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए मैंने एक पत्र लिखकर उनकी नौकरानी को दे दिया और उनसे निवेदन किया कि नानगोंग चेन के बाहर आने के बाद इसे उन्हें दे दें। मुझे नहीं पता कि दाओ और नानगोंग चेन ने इसे देखा या नहीं। लियू रुयान ने धीमी आवाज में बात की, उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली थीं। ये सुनकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग एक पल के लिए रुक गए, उनके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट आ गई। ये कैसे हो सकता है? वो इस समय एकांत में क्यों गए? ऐसा लगता है कि आज हमारा क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट गंभीर खतरे में है। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने आह भरी और जटिल भाव भंगिमाओं के साथ उसकी ओर देखा। लियू रुयान ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मेरा पालन पोषण क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे सेक्ट के सुख दुखों में भागीदार होना चाहिए। नासमझ बच्चा। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग को दुख का एक झटका लगा। कुछ ही समय बाद दूरस्थ शून्य लोक में एक भव्य स्वर्ण रथ प्रकट हुआ, जिसके पीछे वे देवराजा थे जो एक दिन पहले ही वहां पहुंच चुके थे। रथ के बगल में 4 अत्यंत शक्तिशाली आकृतियां खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक से गहन रहस्य का आभास होता था। उनकी उपस्थिति को भांपते ही क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग के चेहरे के भाव बदल गए। ये चारों लोग लगभग संत स्तर पर थे। आखिर ये तथाकथित युवराज कौन है? क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग को अत्यधिक लाचारी का एहसास हुआ। अब वह क्या करे? वह तो सिर्फ एक ईश्वर राजा है, वह इन लोगों को कैसे रोक सकता है? इस समय संप्रदाय के शेष डिस्क भी आकाश में मौजूद लोगों के समूह को देख रहे थे, उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। रथ के अंदर ड्रैगन वर्ल्डलीसन ने मोतियों का पर्दा हटाया और ये दृश्य देखकर व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। लगता है तथाकथित दोहरी शिष्यता वाला व्यक्ति कोई खास नहीं है, उसमें मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत तक नहीं है। कितना उबाऊ है। ये सुनकर उसके पीछे खड़े देवराज दाओ की चापलूसी करने से खुद को रोक नहीं पाए। महामहिम, आप गुप्त ड्रैगन अमर वंश के उत्तराधिकारी हैं, एक उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। एक दोहरी शिष्यता वाला व्यक्ति आपका विरोध करने का साहस कैसे कर सकता है? वे वास्तव में अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ हैं। हाँ, ये दोहरी पुतली वाला व्यक्ति इतना आत्मजागरूक है कि वह जानता है कि वह वयस्कों को हरा नहीं सकता, इसलिए वह आया ही नहीं। शायद वे इस समय बुरी तरह डरे हुए हैं। हाँ 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 हाँ। उनके हाव भाव बेहद चापलूसी भरे थे और उनके शब्द अत्यंत खुशामद से भरे थे। इससे उनके सामने बैठे कई अर्धसंत्यों के चेहरों पर मुस्कान आना स्वाभाविक था। ऐसा लगता है कि पौराणिक दोहरी पुतली वाला व्यक्ति कोई खास नहीं है। उस समय लोगों ने जो कहा था कि दोहरी पुतली वाले व्यक्ति को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भूत चेहरे वाली महिला का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने इसे महज एक अफवाह माना था। अगर वाकई उनके पीछे इतना शक्तिशाली व्यक्ति है तो वे क्यों नहीं आएंगे? इन लोगों को उसका उपहास करते हुए सुनकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग भी ठंडा और बहुत क्रोधित दिखाई दिया। अगर युवा भगवान यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से उनके चेहरे पर थप्पड़ मारते। लियू रुयान भी काफी अच्छा महसूस कर रही थी। उसकी नानगोंग चेन से कुछ बातचीत हुई थी और वह जानती थी कि नानगोंग चेन जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उनसे डरने वाला नहीं होगा। जल्द ही एक और सेना मैदान में आ पहुंची। महान झोऊ राजा के नेतृत्व में 10 लाख सैनिकों की सेना क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के सामने खड़ी थी। मेरे स्वामी, ये हमारे महान झोऊ की 10 लाख सैनिकों की सेना है जो अब यहाँ एकत्रित हो गई है। महान झोऊ राजा ने ड्रैगन सांसारिक पुत्र को अत्यंत आदरपूर्वक संबोधित करते हुए कहा। दाओ #84 आप क्या कर रहे हैं? जोड़। क्या अध्याय 84 पूरा हो गया है? क्या अध्याय 84 पूरा हो गया है? ड्रैगन वर्ल्डलीसन ने नीचे की ओर देखा और उदासीनता से कहा, बुरा नहीं है। हालांकि इनमें से अधिकतर छोटी मोटी चीजें हैं, फिर भी इनका कुछ उपयोग तो है ही। मैं आपसे वादा करता हूँ,
मैं डबल प्यूपिल पसंद के पीछे की ताकतों को नष्ट करने में आपकी मदद करूंगा। बदले में आप हिडन ड्रैगन इमॉर्टल डायनेस्टी के अधीन हो जाएंगे और देश का नाम बदल दिया जाएगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? ड्रैगन वर्ल्डली ने ठंडे स्वर में बात की। उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण था, मानो वह कोई दान दे रहा हो। ये सुनकर राजा झोल थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं महाराज। हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। ये देखकर ड्रैगन वर्ल्डली ने कुछ जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। तुम डबल प्यूपिल पसंद के पीछे की शक्ति से इतनी नफरत करते हो? वही जिसे त्यानयुवान मनो कहते हैं, है ना? मेरे स्वामी, शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन त्यानयुवान मनो ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए ग्रेट झोऊ में हर तरह के बुरे काम किए हैं, बार बार हत्या और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे ग्रेट झोऊ के लोगों में दहशत फैल गई है। महान झोऊ राजा ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे से कहा, दाओ। उसने मन ही मन उपहास किया और त्यानयुवान मनो को बदनाम करने पर उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। मैं समझ गई, फिर मेरे पास उन्हें हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने सुना है कि उसके आसपास की सभी महिलाएं बेहद खूबसूरत हैं। उन्होंने गलत व्यक्ति का साथ दिया है, उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। ड्रैगन वर्ल्डली ने धार्मिक भाव से कहा, दाओ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा विचार था। फिर उसने इशारा किया। छायादेव राजा तुरंत समझ गया, नीचे देखा और चिल्लाया, तलवार के भ्रूण के टुकड़े सौंप दो और युवराज की आज्ञा मानो, अन्यथा हम आज तुम्हारे पूरे वंश का संहार कर देंगे। ये सुनकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तुम सपना देख रहे हो? लियू रुयान ने भी उन्हें आक्रोश भरी नजरों से देखा। ड्रैगन वर्ल्डली का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, उसे सबक सिखाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में बैठे अर्ध संतों में से एक ने हिलकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग की ओर हथेली से दबाव डाला। धमाका। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग केवल गॉड किंग के स्तर पर था, तो वह इस हमले को कैसे झेल सकता था? वह खून थूकते हुए और पीला पड़ते हुए पीछे की ओर उड़ गया। ये देखकर लियू रुयान तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। ये सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी है, युवराज के सामने बोलते समय थोड़ा सम्मान दिखाएं, सेंट ने उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा। बुरा नहीं, तुम इस दुनिया की सदस्य बनने के योग्य हो। ड्रैगन वर्ल्डली की आंखें लियू रुयान को देखकर चमक उठी। फिर हाथ के इशारे से ड्रैगन वर्ल्डली ने एक ड्रैगन क्लॉ प्रकट हुआ। उसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी और उसने सीधे लियू रुयान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लियू रुयान ने एक ऐसी शक्तिशाली आभा महसूस की कि उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह असहाय महसूस करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे विरोध करे। यह अंतर बहुत बड़ा था, उसके सामने खड़ा व्यक्ति उससे एक स्तर से भी अधिक ऊंचा था। अच्छा नहीं हुआ। ये देखकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने लियू रुयान की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बुरी तरह घायल हो गए और असहाय होकर दाव को देखते रह गए। ड्रैगन क्लॉ गिर गया। तभी आकाश से एक प्रचंड ज्वाला उतरी, जिसमें ड्रैगन की शक्ति समाहित थी, और उसने ड्रैगन के पंजे को आसानी से चकनाचूर कर दिया। ये कौन है? ड्रैगन वर्ल्डली ने शून्य क्षेत्र की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसकी योजनाओं को बर्बाद करने की? शून्य लोक में एक विशालकाय ड्रैगन की आंखें ठंडी हैं और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, जो अपने पीछे एक चांदी सफेद रथ खींच रहा है। इसके तुरंत बाद टैंक के पीछे एक काला साया प्रकट हुआ। त्यानयुआन सेना के 300,000 सैनिक शहर के द्वार पर थे। आभा आकाश में फैल गई, युद्ध की तीव्रता आसमान में मंडरा रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। इतनी शक्तिशाली आभा के कारण पूरी दुनिया का रंग बदल गया। पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। ड्रैगन वर्ल्डली स्तब्ध रह गया। जब उसे हो रही घटना का एहसास हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हिडन ड्रैगन अमर राजवंश का युवराज हूँ। तुम सब तुरंत मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। उन्हें यह आभास हो गया था कि उनके सामने खड़े लोगों का समूह बिन बुलाए मेहमान थे। उसके बगल में बैठे अर्ध संतों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने दाऊ को फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, युवा स्वामी, उनके बीच एक बहुत ही शक्तिशाली आभा है। ड्रैगन वर्ल्डली ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा कि चाहे कोई भी हो, युवराज के रूप में उसकी हैसियत के कारण उन्हें उसके सामने घुटने टेकने चाहिए। चुप रहो। चांदी के रथ के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, जिसका स्वर 9 स्वर्गों के स्वामी की तरह ऊंचा और शक्तिशाली था। अगले ही पल एक सुनहरा दिव्य तीर अचानक हवा से निकला, बिजली की तरह तेज गति से ड्रैगन वर्ल्डली की ओर सीधा बढ़ा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला, यहाँ तक कि उसके सामने खड़े उन तथाकथित संतों को भी नहीं। बूम! ड्रैगन वर्ल्डली का दाहिना हाथ फट गया, जिससे उसकी बांह पल भर में कट गई। अपने खाली दाहिने हाथ को देखकर ड्रैगन वर्ल्डली को मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत की। महामहिम! उनके बगल में खड़े चारों अर्ध संतों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनकी रक्षा की। उनकी आंखों में अविश्वास छलक रहा था। आखिर यह कौन व्यक्ति था जिसे अपनी पहचान से भी डर नहीं था? एक सफेद आकृति धीरे धीरे चांदी के रथ से बाहर निकली। अद्वितीय सफेद वस्त्र पहने नानगोंग चेन किलिन कदमों से शून्य लोक में विचरण कर रहे थे।
उनकी दोहरी पुतलियां खुलती और बंद होती रहीं, जिससे आश्चर्यजनक विचित्र घटनाएं प्रकट हुईं, जो उन्हें एक युवा राजा के समान प्रतीत करा रही थी। नानगोंग चेन के प्रकट होते ही सब लोग चौंक गए। इन दोहरी शिष्याओं के सामने सब फीके पड़ गए। ड्रैगन वर्ल्डली सन के पीछे खड़े देवराज भी पीले पड़ गए, और यहाँ तक कि अर्ध संतों को भी भय का अनुभव हुआ। ये कल्पना करना आसान है कि उन आंखों पर कितना तीव्र दबाव पड़ता होगा। एक पल के लिए ड्रैगन वर्ल्डली सन अपना दर्द भूल गया। उसकी दिव्य आत्मा दोनों शिष्यों द्वारा निगल ली जाने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी जीभ काटकर होश संभाला। ये तुम हो, दोहरी पुतली वाले व्यक्ति। भले ही वह मंदबुद्धि हो, फिर भी वह ये समझ सकता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति पौराणिक दोहरी पुतली वाला व्यक्ति है। एक पल के लिए उसके पीछे खड़े देवराज भयभीत और बेहद असहज महसूस कर रहे थे। टियाने युवान मनों ने सच में आने की हिम्मत की। महान झोऊ राजा पसीने से तरबतर थे और उनके होंठ पीले पड़ गए थे। उन्हें नानगोंग चेन के आगमन से नहीं, बल्कि 300,000 सैनिकों की सेना और कई दिनों तक मिली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सूचनाओं से चौंका दिया था। नीचे लियू रुयान दाओ की अलौकिक आकृति को देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें प्रशंसा से चमक उठी और वह अत्यंत भावुक हो गई। नानगोंग चेन, वो सचमुच आ गया। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग भी स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। उनका पीला चेहरा पल भर में फिर से हरा हो गया और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, युवा स्वामी ने हमें नहीं छोड़ा है। इस समय उसे बहुत बुद्धिमानी का एहसास हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी नानगोंग चेन का साथ दिया था। तो तुम ही हो जिसने मुझसे कहा था कि तुम मुझे इज्जत दोगे, नानगोंग चेन ने व्यंग्य किया। ड्रैगन वर्ल्डली सन का चेहरा गंभीर था, उसके भाव क्रोध और अनिश्चितता के बीच बदलते रहे। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं हिडन ड्रैगन अमर राजवंश का युवराज हूँ। तुम एक साधारण शिष्य सचमुच मेरे शत्रु बनना चाहते हो। अगर तुम आज पीछे हट जाते हो तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे दुश्मन बन जाते हो तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम पूरे हिडन ड्रैगन अमर राजवंश के दुश्मन बन जाओगे? इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। ड्रैगन वर्ल्डली सन जानता है कि उसने इस बार वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिर भी वह डरा हुआ नहीं है। इस शुवानटियन क्षेत्र में कौन उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। क्या आपका काम खत्म हो गया? नानगोंग चेन ने शांत भाव से पूछा। ड्रैगन वर्ल्डली सन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और दाव से कहा, मेरा काम हो गया। तो चलिए अब चलते हैं। 85 राजकुमार आओलों के साथ युद्ध। जोड़। अध्याय 85 ड्रैगन सांसारिक पुत्र के विरुद्ध युद्ध। अध्याय 85 ड्रैगन सांसारिक पुत्र के विरुद्ध युद्ध। तो चलिए अब चलते हैं। नानगोंग चेन शांत रहे, उनके शब्द हल्के और सहज थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी दोनों पुतलियां तेजी से चमक उठी और प्रकाश का एक विस्फोट हुआ और वह ड्रैगन वर्ल्डली सन की ओर दौड़ पड़ा। वह निगाह इतनी शक्तिशाली थी मानो वह पूरी दुनिया को चकनाचूर कर सकती हो, और उसमें एक अविश्वसनीय रूप से भयावह आभा थी। ये देखकर ड्रैगन वर्ल्डली सन का चेहरा गंभीर हो गया। अगर वह सीधे वार झेलता तो उसके शरीर को गंभीर चोटें लगने की संभावना थी। ऐसा लगता है कि दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति की ताकत मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। ये देखकर चारों अर्ध संत रक्षकों ने भी इस भयावह हमले को बेअसर करने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी कर ली। इस समय 8 महान सेनापतियों ने एक साथ हमला किया। उनकी आंखें खुलती और बंद होती रहीं और बिजली सी चमक उठी तथा उनकी रक्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वे सभी त्यानेवान मनों के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। आपका प्रतिद्वंदी यही है। 8 महान जनरलों में से किसी एक ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। इन 8 व्यक्तियों की उपस्थिति को भांपते ही चारों अर्ध संत रक्षकों के भाव बदल गए और वे सभी युद्ध में शामिल होने के लिए आगे बढ़े। उन्हें इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था, वास्तव में यहाँ 8 अर्ध संत मौजूद थे। इस समय इनमें से कुछ लोगों को नानगोंग चेन को अपना दुश्मन बनाने का पछतावा हो रहा था। जल्द ही प्रत्येक अर्ध संत का सामना 2 योद्धाओं से हुआ और वे पराजित होकर दयनीय स्थिति में पीछे हटने के लिए विवश हो गए। ड्रैगन वर्ल्डली सन का चेहरा कमजोर था, लेकिन उसका दाहिना हाथ फिर से सक्रिय हो गया और शून्य लोक में एक पवित्र ड्रैगन चिन्ह प्रकट हुआ, जिससे सुनहरी दिव्य रोशनी निकल रही थी। यही उसकी जन्मजात सर्वोच्च क्षमता थी, पवित्र ड्रैगन चिन्ह। पवित्र ड्रैगन सील दृष्टि से टकराए, जिससे इतनी शक्तिशाली शक्ति निकली कि वह पहाड़ों और नदियों को समतल कर सकती थी और धूल के बड़े बड़े गुबार हवा में उड़ा ले गई। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि अंतिम परिणाम क्या होगा। धुआं छंटने पर ड्रैगन वर्ल्डली सन दुनिया के सामने प्रकट हुआ। वह पहले से भी अधिक कमजोर दिख रहा था और उसके शरीर से खून बह रहा था, जो उसके पहले के रूप से बिल्कुल विपरीत था। दूसरी ओर बेदाग सफेद वस्त्रों में सजे नानगोंग चेन शांत और संयमित दिखाई दिए। ये दृश्य देखकर कई दर्शक आश्चर्य से दंग रह गए। डबल प्यूपिल पसन ने ड्रैगन वर्ल्डली सन से आश्चर्यजनक आसानी से लड़ाई की। बिग क्यूई को तो पसीना भी नहीं आया। नीचे इस दृश्य को देखकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने मन ही मन कहा, युवा स्वामी सचमुच भयानक है। स्वर्गिक रैंकिंग में 8वें स्थान पर रहने वाले प्राणी को भी हराना होगा। बगल में खड़ी लियू रुयान भी आंखें फाड़कर देखती रही, वह पूरी तरह से हैरान थी।
ये व्यक्ति 9 हेवन सीक्रेट रियल में जितना शक्तिशाली था उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। ड्रैगन वर्ल्डली सन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह वहां स्तब्ध खड़ा रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसमें पहले वाला अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग चेन वास्तव में उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात यह थी कि महज एक चाल से ही उसकी पवित्र ड्रैगन सील नुकसान में पड़ गई। इसी बीच शून्य लोक में दोनों पक्षों के बीच युद्ध अभी भी जारी था, जिसमें शक्तिशाली उतार चढ़ाव बार बार उत्पन्न हो रहे थे। मंत्र आपस में गूंथे हुए थे और जादू उमड़ रहा था, जिससे पूरी दुनिया कांप रही थी। कुछ ही समय में सभी ने देखा कि ड्रैगन वर्ल्डली सन के 4 अर्धसंत रक्षक त्यानेवान मनों की सेनाओं के सामने कुछ हद तक कमजोर पड़ गए थे। ये दृश्य देखकर ड्रैगन वर्ल्डली सन क्रोध से भर उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, दोहरे शिष्य, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम संख्या बल से कमजोरों को धमकाओगे, इतने नीच बनोगे। घिनौना, जब तुम पहले मेरी सेना को इस तरह धमका रहे थे तब क्या तुमने कभी ऐसी बात सोची थी? कितना हास्यास्पद है। नानगोंग चेन ने अपने विचारों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए व्यंग्य किया और फिर एक और मुट्ठी का निशान बन गया। ड्रैगन वर्ल्डली सन के पीछे जिन देवराजों ने उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, उनके दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई और कुछ ने तो पीछे हटने पर भी विचार किया। अगर इस राजकुमार के पास कोई तुरुप का पत्ता न होता तो वे सभी यहीं मारे जाते। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि त्यानेवान मनो बिना किसी डर के पूर्ण आत्मविश्वास दिखाते हुए हिडन ड्रैगन अमर राजवंश का सीधे सामना करने का साहस करेगा। वास्तव में त्यानेवान मनो ने जो ताकत प्रदर्शित की है वह बस यही है। जब वे विचार कर रहे थे तभी दिव्य राजा क्षेत्र 300,000 सैनिकों की विशाल सेना के बीच से प्रकट हुआ और उन्हें पकड़ लिया। युवा स्वामी ने फरमान जारी किया है कि जो कोई भी किसी अन्य शक्ति के पक्ष में जाएगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। उन लगभग 1 दर्जन देव राजाओं में से किसी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, दाओ, हत्या का इरादा। छाया देवता राजा, जल चंद्रमा देवता राजा और लिंगशियाओ देवता राजा ने एक दूसरे की ओर देखा, तुरंत निर्णय लिया और भागने के लिए अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि त्यानेवान सेना के जनरलों को कम नहीं आंका जाना चाहिए था। अगले ही पल मंत्र आपस में गूंथ गए और आकाश से हमलों की बौछार हुई, जो घनी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। धमाका। लिंगशियाओ देवराजा का शरीर पल भर में फट गया और उससे बाहर निकली आदिम आत्मा भी उस जबरदस्त हमले से सीधे नष्ट हो गई। लिंगशियाओ देवराजा का पतन हो गया। ये कल्पना करना कठिन था कि एक देवराज कुछ ही सांसों में मर सकता है। भाग निकले दोनों देवराजों का चेहरा ये देखकर पीला पड़ गया और उनके हृदय में सिहरन दौड़ गई। वे और भी तेज गति से भागने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार थे। इसे दूर से देखकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग उत्साह से भर उठे। उनका चेहरा संतुष्टि से चमक उठा। चलो, छुटकारा तो मिला। एक तरफ खड़ी लियू रुयान ने नहीं देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में शुरू से अंत तक केवल सफेद वस्त्रों में दाव की अद्वितीय आकृति का ही प्रतिबिंब था। दूसरी ओर नानगोंग चेन अमर प्रकाश से घिरा हुआ था, जिससे सुनहरे रक्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह धरती को हिला देने वाली शक्ति वाले एक ड्रैगन हाथी के प्रेत में परिवर्तित हो गया, जो मानो पूरे आकाश को कुचलने वाला था। नानगोंग चेन के शरीर के भीतर 100 मिलियन कणों का विस्फोट हुआ, जो 100 मिलियन जिन की ड्रैगन हाथी की शक्ति में परिवर्तित हो गए, जो एक मानवरूपी क्रूर जानवर जैसा दिखता था, जो बेहद भयानक था। ये तो मामूली उपलब्धि से प्राप्त ड्रैगन एलिफेंट की जेल दमन शक्ति मात्र थी, फिर भी इसमें अपार शक्ति थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर यह पूर्णता होती तो क्या होता। जैसे ही नानगोंग चेन ने अपना मुक्का मारा, उसके पीछे सफेद वस्त्रों में लिपटा एक प्रेत प्रकट हुआ, जिससे एक अमर सम्राट जैसी आभा निकल रही थी, जिससे सभी के चेहरे के भाव बदल गए। एक जोरदार मुक्के के साथ एक सफेद किलिन प्रकट हुआ, जो प्रभुत्व और शक्ति की आभा बिखेर रहा था। स्वर्गीय सम्राट मुट्ठी और किलिन कीमती तकनीक की संयुक्त शक्ति एक भयावह स्तर पर पहुंच गई है। यदि दिव्य राजा क्षेत्र जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर यह हमला होता तो वह या तो मारा जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति की युद्ध क्षमता को मापने के लिए कभी भी साधना स्तर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि ये विलक्षण प्रतिभाएं कितनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं। ये देखकर ड्रैगन वर्ल्डली सन ने उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसका पवित्र शरीर सुनहरे प्रकाश से भर उठा और उसका भौतिक शरीर एक विशाल सफेद ड्रैगन में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ने लगा। यह उनका अवलोक पवित्र शरीर है, जिसे प्राचीन काल से लेकर आज तक कभी पराजित नहीं किया गया है। एक बार सक्रिय हो जाने पर भौतिक शरीर पौराणिक सच्चे ड्रैगन शावक की तरह ही एक अद्भुत स्तर तक पहुंच जाएगा। भौतिक शरीर अविनाशी है और कोई भी इसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता। बेशक उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी और वह मौके पर ही दिव्य राजा क्षेत्र के योद्धाओं से भी लड़ सकता था। अजगर की शक्ति से आकाश कांप उठा। भयंकर दहाड़ के साथ विशालकाय अजगर के मोटे शल्क ठंडेपन से चमकते हुए खड़े हो गए, मानो वह नानगोंग चेन के मुक्के को रोकने की कोशिश कर रहा हो। इन दोनों की ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं ने स्वाभाविक रूप से कई प्रभावशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया।
आठों महान सेनापति स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें नानगोंग चेन की ओर और भी अधिक सम्मानपूर्ण और प्रशंसा से भर गईं। जागीरदार के बेटे से यही उम्मीद थी, ऐसी प्रतिभा वाकई चौंका देने वाली है। जब उन्होंने विशालकाय अजगर को देखा तो उन्होंने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। ये तो बस एक कीचड़ वाली मछली है, ये भला यंग लॉर्ड को कैसे रोक सकती है। ये देखकर घिरे हुए चारों अर्ध संतों की आंखें भी चमक उठी। केवल वे ही जानते थे कि अपने आलोन पवित्र शरीर को सक्रिय करने वाला राजकुमार कितना भयानक था। आज जब तक युवराज द्वारा दोहरी शिष्यता वाले व्यक्ति को पराजित नहीं कर दिया जाता, तब तक इन सभी विवादों का समाधान हो सकता है। बेशक उनके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि कई भयंकर हमले उन पर टूट पड़े। अगले ही पल उन तथाकथित संतों के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया। 86 यह वास्तव में एक सुगठित आत्मसम्मान है। जोड़ अध्याय 86 वह सचमुच अपनी पीठ थपथपा रहा है। अध्याय 86 वह सचमुच अपनी पीठ थपथपा रहा है। बूम! नानगोंग चेन ने विशालकाय सफेद ड्रैगन को एक मुक्का मारा और तुरंत ही ड्रैगन ने एक जोरदार चीख निकाली। ड्रैगन वर्ल्डलीसन भय से भर गया था। जब उसने सचमुच इस प्रहार का सामना किया तभी उसे दाव की शक्तिहीनता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका विशालकाय अजगर जैसा शरीर आकाश से नीचे गिरा, सुनहरा खून लगातार बह रहा था। उसका पूरा शरीर एक परमाणु बम की तरह जमीन पर जा गिरा। इस भीषण भूकंपीय तरंग ने 100 मील के दायरे में मौजूद छोटी पहाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया और जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया। ड्रैगन वर्ल्डलीसन मानव रूप में परिवर्तित होकर खून के एक तालाब में पड़ा हुआ था, लगभग मरणासन अवस्था में। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। इस समय उनके मन में एक सवाल उठ रहा था, दोहरी पुतली वाला व्यक्ति ही क्यों? शरीर बहुत शक्तिशाली होता है। नानगोंग चेन का सामना करना किसी राक्षस का सामना करने जैसा है, जो सच्चे ड्रैगन की संतान से भी कहीं अधिक भयानक है। नानगोंग चेन शून्य लोक में खड़ा था। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके सफेद वस्त्र अभी भी अद्वितीय सुंदरता बिखेर रहे थे। उसकी दोहरी पुतलियों में प्रभुत्व की आभा थी। उसकी आत्मा तेजस्वी थी, मानो कोई युवा राजा दुनिया पर राज कर रहा हो। उसने ड्रैगन वर्ल्डलीसन के सिर पर पैर रखा और दाव को अपमानित करते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम्हें इतना अहंकारी होने का अधिकार किसने दिया? असंख्य लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें ऐसे परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा था कि स्वर्गीय रैंकिंग में 8वें और 10वें स्थान पर मौजूद खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बराबरी का होगा, या शायद ड्रैगन वर्ल्डलीसन का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि डबल प्यूपिल पसंद ने ड्रैगन वर्ल्डलीसन को बुरी तरह हरा दिया। इससे वे बेहद दुखी हो गए। शून्य लोक के भीतर छिपे हुए ड्रैगन अमर राजवंश के अर्धसंत भी इस दृश्य से प्रभावित हुए। उनकी आंखें क्रोध से धधक रही थी। लेकिन ध्यान भटकने के उसी क्षण में दोनों अर्धसंत तुरंत मारे गए। क्या वे अपनी विभाजित आत्मा के साथ हमसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? वे जीने से थक चुके हैं। 8 महान जनरलों में से एक ने व्यंग्य किया। ये देखकर शेष 2 अर्धसंत कांप उठे। उनके हृदय में गहरा भय उत्पन्न हो गया। वे चिल्लाए, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। बुक ड्रैगन अमर वंश तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर भी 8 महान सेनापति उदासीन बने रहे। उनकी आंखों में जरा भी विचलित होने का कोई संकेत नहीं दिखा और उन्होंने अपनी तलवारें नीचे कर लीं। कितनी हास्यास्पद बात है, अब उन्हें पता चल गया है कि वे डरे हुए हैं। ड्रैगन वर्ल्डलीसन के सिर को रौंदा जाते देख क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में जोश की आग जल रही थी। सचमुच युवा प्रभु का अनुसरण करना सही विकल्प था। यदि पूरे शुवानटियन डोमेन में ऐसा होता तो केवल युवा स्वामी ही ड्रैगन सांसारिक पुत्र को इस तरह अपमानित करने का साहस करता। ली रुयान बेहद भावुक हो गई। नानगोंग चेन का आ जाना उसके गुस्से का एक बड़ा विस्फोट जैसा था। उस अलौकिक पुरुष को निहारते हुए उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। एक ऐसा दृश्य जिसका वह पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकती थी। इस दृश्य को दूर से देखकर महान झोऊ राजा सदमे से हौंफने लगे। उन्हें नानगोंग चेन की इतनी तेजी से प्रगति की उम्मीद नहीं थी। जल्द ही वह उसकी बराबरी कर लेंगे। ये सोचकर महान झोऊ राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और नानगोंग चेन को जान से मारने की उनकी इच्छा और तीव्र हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि झोऊ वानर 9 स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में असफल हो गई। अब मुझे इसका कारण समझ में आ गया है। अब जबकि नानगोंग चेन ने काफी शक्ति हासिल कर ली है, हम उसे इस तरह आगे बढ़ने नहीं दे सकते। हमें उसे रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। महान झोऊ राजा ने मन ही मन सोचा। उनकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था जब उन्होंने उधर देखा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग की ओर देखा। अगर हम इन दोनों को मार देते हैं तो मुझे डर है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने ड्रैगन वर्ल्डलीसन को क्या बताया था। इस तरह वह अपनी निर्दोषता साबित कर सकता है। हालांकि उससे पहले उसे हिडन ड्रैगन अमर राजवंश के कुछ लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनकी हत्या करनी पड़ी। सभी सैनिकों, मेरे आदेश का पालन करो। विद्रोहियों का वध करो और तियान युआन सेना की सहायता करो। महान झोऊ राजा ने अपने 10 लाख सैनिकों को संबोधित किया। ये सुनकर लोगों का समूह भी हैरान रह गया। महाराज, क्या हम तियान युआन सेना को मारने नहीं जा रहे थे? एक सेनापति ने शून्य क्षेत्र में सैनिकों के अंधकार में समूह को देखते हुए दाव से पूछा।
जैसे ही ये शब्द बोले गए, सफेद रोशनी की एक किरण प्रकट हुई और बोलने वाले जनरल का सिर तुरंत उड़ गया, जिससे उनकी जान चली गई। मैंने भला ऐसी राजद्रोह वाली बातें कब कही हैं? टियानयुआन मनो हमेशा से हमारे महान झोऊ का एक अच्छा सहयोगी रहा है। अब हमें एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। अगर मैंने फिर कभी ऐसी बातें सुनी तो मुझे तुम्हें जान से मारने के लिए दोष मत देना। महान झोऊ राजा ने धार्मिक और विस्मयकारी भाव से कहा, दाओ। ये सुनकर ग्रेट झोऊ के सैनिक भयभीत हो गए। उन्होंने अपने संदेह मन में ही रखे, क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो इस मामले में आगे आए। हाँ, सभी ने एक साथ दाओ चिल्लाया। महान झोऊ राजा ने सिर हिलाया, फिर हवा में उड़ गए और अपनी निगाहें छिपे हुए ड्रैगन अमर राजवंश के अंतिम संत पर टिका दी। बूम! एक छोटी सुनहरी तलवार, जो अविश्वसनीय रूप से तेज थी और जिसमें शाही शक्ति का अंश समाहित था, ने अचानक एक गुप्त हमले के जरिए अंतिम मरणासन अर्ध संत को मार डाला। फिर महान झोऊ राजा मुस्कुराते हुए शून्य लोक में प्रवेश कर गए और बोले, मेरे प्रिय सेनापतियों ने हमारे महान झोऊ के लिए इतने सारे विद्रोहियों को मार गिराने में कड़ी मेहनत की है। ये वास्तव में हमारे महान झोऊ के लिए एक सम्मान की बात है। उसे देखते ही आठों महान सेनापति भी सतर्क हो गए और तुरंत उससे दूरी बना ली। आपका पसंदीदा जनरल कौन है? दूसरी ओर ड्रैगन वर्ल्डली सन को पैरों तले रौंदा गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे बेहद अपमान महसूस हुआ। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना अपमान नहीं सहा था। अपने बदबूदार पैर मुझसे दूर करो। ड्रैगन वर्ल्डली सन का चेहरा बिगड़ गया और उसने अपने दांत पीस लिए। उसने कसम खाई कि अगर वह अमर राजवंश में वापस लौट सका तो वह पूरे नानगोंग चेन कबीले को मार डालेगा। क्या तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो? नानगोंग चेन ने व्यंग्य करते हुए अपना दबाव बढ़ाया। उसके दिल में पहले से ही हत्या का इरादा पनप रहा था। वह भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। अपने अंतिम अर्ध संत को मरते देख ड्रैगन सांसारिक पुत्र ने पुनर्तः शक्तिहीन महसूस किया और उग्र स्वर में कहा, मेरे पास अभी भी पवित्र ड्रैगन सार का एक कतरा बचा है, जो स्वर्गीय राजवंश निर्वाण को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। पुनर्जन्म, बस प्रतीक्षा करो। नानगोंग चेन ने भौहें चढ़ाई और एक लात मारकर अपनी जान ले ली। ये बड़े परिवार डिसाइपल का उपयोग करने के इतने सारे तरीके हैं कि यह वास्तव में परेशानी भरा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसे एक बार मार सकता हूँ तो मैं उसे दूसरी बार भी मार सकता हूँ। नानगोंग चेन ने बिना सोचे समझे स्टोरेज रिंग खरीद ली। इसी बीच देवराजों के बीच का युद्ध समाप्त हो गया था। तीनों देवराज मारे जा चुके थे और गुप्त ड्रैगन अमर वंश के सभी अर्धसंत भी नष्ट हो गए थे। हालांकि नानगोंग चेन को इस बात से हैरानी हुई कि 10 लाख सैनिकों की सेना का नेतृत्व कर रहे महान झोऊ राजा ने कोई हरकत नहीं की और बस वहीं खड़े होकर देखते रहे, जिससे वह क्रोधित हो गए। नानगोंग चेन को सब कुछ समझ आ गया जब उसने महान झोऊ राजा को कार्रवाई करते और छिपे हुए ड्रैगन अमर राजवंश के एक अर्धसंत की हत्या करते देखा। नानगोंग चेन मुस्कुराया और आकाश में उड़ गया। चू यून उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। नानगोंग चेन को देखते ही महान झोऊ राजा बहुत उत्साहित हो गए और उन्हें गले लगाने के लिए उनके करीब आने की कोशिश की। प्रांत के स्वामी के पुत्र से यही उम्मीद थी, तुम तो अपने पिता की युवावस्था से भी कहीं अधिक सज्जन हो। नानगोंग चेन ने दूरी बनाए रखी, जबकि 8 महान सेनापति सीधे उसके सामने खड़े होकर उसे सतर्कता से देख रहे थे और महान झोऊ राजा को उसके करीब आने का मौका नहीं दे रहे थे। जब महान झोऊ राजा ने ये देखा तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर उन्होंने कहा, कल मुझे पता चला था कि ये गुप्त सूत्र बाहरी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आज मैंने विशेष रूप से इन विदेशी शत्रुओं का सफाया करने के लिए सेना भेजी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, मेरे प्यारे भतीजे। बहुत बढ़िया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा भतीजा इतना बहादुर होगा और आसानी से दुश्मन को हरा देगा। मैं स्तब्ध रह गया और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। उनके शब्द त्रुटिहीन थे और उनकी मुस्कान बेदाग थी, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस क्षण 8 महान सेनापतियों का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और वे और भी सतर्क हो गए। जरूर कुछ गड़बड़ चल रही थी। क्यूई यून को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह नानगोंग चेन को टेलीपैथिक संदेश भेजने ही वाला था कि वह उस पर विश्वास न करे। तभी नानगोंग चेन बोल पड़ा, आपका तर्क वाकई काफी अच्छा है, लेकिन आपका भतीजा आखिर है कौन? आप तो बस खुद को महिमामंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। नानगोंग चेन हंसा, फिर अचानक विषय बदलते हुए ठंडे लहजे में दाव को कोसने लगा। 87 दोहरी पुतलियों के भयानक दृश्य ने झोऊ के राजा को बुरी तरह घायल कर दिया। जोड़ अध्याय 87 दोहरी पुतलियों की भयावह शक्ति, जिसने महान झोऊ राजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अध्याय 87 दोहरी पुतलियों की भयावह शक्ति, जिसने महान झोऊ राजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। महान झोऊ राजा का भाव बदल गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग करते हुए मुड़कर भागने का इरादा किया। इस समय उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि सू वान एर को नानगोंग चेन की हत्या करने के लिए भेजने की उसकी योजना लीक हो गई थी। ये सोचकर महान झोऊ राजा की आंखों में आक्रोश भर गया और उन्होंने मन ही मन झोऊ वानर को शाप दिया, कितना निकम्मा है तुम, बिल्कुल तुम्हारी मरी हुई मां की तरह। भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है।
नानगोंग चेन ने व्यंग्य किया। उसकी दोनों पुतलियां तीव्र रूप से जल रही थीं और एक रहस्यमयी प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। अगले ही क्षण 8 योद्धा प्रकट हुए और महान झोऊ राजा को घेर लिया। आत्मसमर्पण करो, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, चाहे तुम अर्धसंत शिखर ही क्यों न हो। 8 महान सेनापतियों में से किसी ने ठंडे स्वर में कहा, दाओ। महान झोऊ राजा का साधना स्तर हमेशा से अर्धसंत स्तर का रहा है, जो एक सर्वमान्य तथ्य है और महान झोऊ राजवंश में सभी को ज्ञात है। तुम जैसे नामर्द संत मुझे रोक नहीं सकते। महान झोऊ राजा के चेहरे पर भयंकर मुस्कान फैल गई, उनकी आभा बेतहाशा बढ़ गई और पलक झपकते ही वे संत स्तर तक पहुंच गए। प्राथमिक अवस्था। ये देखकर सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तुम सचमुच संत लोक में प्रवेश कर गए, किसी ने आश्चर्य से कहा। 8 महान जनरलों ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये जानना महत्वपूर्ण है कि दाव, संत क्षेत्र और अर्धसंत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनकी युद्ध क्षमताएं भी पूरी तरह से भिन्न हैं। नीचे क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट झोऊ किंग वास्तव में संत बन गया है। ये तो मुसीबत है युवा स्वामी, ये तो मुसीबत है। महान झोऊ राजा, सफलता संत के स्तर तक पहुंच गई है। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ गंभीरता से कहा, दाओ। लियू रुयान का मुंह थोड़ा खुला रह गया, उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हमें नानगोंग चेन का क्या करना चाहिए? शून्य लोक में नानगोंग चेन शांत रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, फिर भी उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से डरावनी थीं। ये देखकर महान झोऊ राजा क्रोध से भर उठे और उनके हृदय में हत्या का भाव जागृत हो गया। अगर त्यानेवान हवेली ने आज ही इन लोगों को भेजा होता तो तुम निसंदेह मर चुके होते। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो, क्योंकि तुम बहुत प्रतिभाशाली थे। इस क्षण उसने जाने के अपने पूर्व विचार को त्याग दिया और किसी भी कीमत पर नानगोंग चेन को मारने का फैसला किया, ताकि त्यानेवान मनों को भारी रक्तपात कराया जा सके। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महान झोऊ राजा की शाही आभा प्रकट हुई। उसकी आभा अथाह गहराई के समान थी, उसकी दिव्य चमक बिखर गई और एक विशाल सुनहरे कड़ाहे में परिवर्तित हो गई, जो नानगोंग चेन की ओर तेजी से गिरा। विचित्र रूप से महलों से काली धुंध के हल्के हल्के गुच्छे उठ रहे थे, मानो वे प्रदूषित हो गए हों। अरे नहीं, युवा स्वामी की रक्षा करो। 8 महान जनरलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और नानगोंग चेन के सामने खड़े हो गए। इस विशालकाय कड़ाहे से निकलने वाली शक्ति इतनी अधिक थी कि उसे रोकना उनकी क्षमता से परे था। उसे सीधे दिल में गोली मारो, अंकल क्यूई। तभी नानगोंग चेन के होंठ हल्के से हिले और उसने हल्के से एक वाक्य कहा, पुकारें। अगले ही क्षण आकाश से एक सफेद दिव्य बाण अविश्वसनीय गति से निकला, जिसमें सर्वोच्च शक्ति समाहित थी, और वह महान झोऊ राजा की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही दाव और एरो से सोने की घंटी चकनाचूर हो गई, फिर भी उसकी गति कम नहीं हुई और वह पलक झपकते ही महान झोऊ राजा के शरीर में घुस गई। भौतिक शरीर, रक्त का प्रवाह। महान झोऊ राजा की आंखें फटी रह गईं। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे असहाय होकर देखते रह गए जब उनके हृदय में भाला घुस गया। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि नानगोंग चेन को कैसे पता था कि दाऊ का दिल दाहिनी ओर है। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। महान झोऊ राजा को नानगोंग चेन की आंखें देखने के बाद ही सब कुछ समझ में आया। लगता है उन अजीबोगरीब आंखों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। महान झोऊ राजा का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों से मानो क्रोध की आग निकल रही थी। महान झोऊ राजा ने महसूस किया कि उनकी जीवन शक्ति उनसे छिन रही है। उन्होंने तुरंत अपने हृदय में धंसा हुआ दिव्य बाण निकाला और खून तेजी से बहने लगा। दिल में छेद होने पर कैसा लगता है? नानगोंग चेन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी दोनों पुतलियां एक अजीब सी चमक से दमक रही थीं। इसी क्षण शून्यलोक के भीतर एक आकृति प्रकट हुई, जिसका चेहरा वृद्ध लग रहा था। उसके हाथ में एक विशाल धनुष था, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं और उससे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय रसातल धनुषों के राजा क्यूई युन हैं। वे कई वर्षों से संत लोक से जुड़े हुए हैं। ये देखकर महान झोऊ राजा सदमे से हौंफने लगे, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये तुम थे? महान झोऊ राजा की आवाज कांप रही थी, उनके शब्द भय से भरे हुए थे। तीर में अत्यधिक विष है, तुम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहोगे। बेहतर होगा कि तुम मर ही जाओ। ची युन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद से बातें करता रहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना विशाल धनुष उठाया, जो चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रहा था, और धनुष और बाण के भीतर एक भयानक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। ये सुनकर महान झोऊ राजा के हृदय में सिहरन दौड़ गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। एक कीमती जड़ी बूटी निगलने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी जीवन शक्ति का दोहन किया और पीछे की ओर भाग गए। उसे महल में लौटना ही होगा। ब्लड गॉड सेक्ट समस्या का हल निकालने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इस समय जीवित रहने के लिए उसने हर संभव तरकीब अपनाई और अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। इसी दौरान ये विष रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गया। अंकल क्यूई, दाहिनी पसली से 3 इंच दूर। इस क्षण नानगोंग चेन ने फिर से बात की। उनकी दोनों पुतलियां मंत्रों से गुंथी हुई थीं, मानो वे जन्मजात संत हों। धमाका।
दिव्य बाण इतनी गति से दागा गया कि केवल प्रकाश की एक चमक ही दिखाई दी। ये भयावह था। ऐसा लग रहा था मानो तीर की अपनी आंखें हों। वह महान झोऊ राजा के ठीक पीछे पीछे आया और उनके पेट को भेद दिया, विशेष रूप से उन पसलियों को जिनका जिक्र नानगोंग चेन ने किया था। गोली लगने के बाद महान झोऊ राजा ने अपनी चलने फिरने की क्षमता खो दी और सीधे शून्य लोक से एक जंगल में गिर गए। वहां मौजूद लोग जो कुछ भी उन्होंने देखा उससे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। फुफकार। आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की संस्तरीय लड़ाई में यदि आप अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो आप आयामी कमी का हमला कर सकते हैं। वे विस्मय से भर गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग चेन की दोहरी पुतलियों में ऐसी क्षमता होगी। यदि आज युवा स्वामी ने महान झोऊ राजा की कमजोरी को भांप न लिया होता तो शायद एक भयंकर युद्ध हुआ होता। नानगोंग चेन शांत और संयमित रहे। उनकी दोहरी पुतलियों से एक भयावह प्रकाश निकल रहा था जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन आंखों में देखते हुए जो मानो काले छेद जैसी लग रही थी, उनके दिलों में एक कंपन सी दौड़ गई और उनके भीतर बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। महज एक झलक ही उन्हें यह आभास देने के लिए काफी थी कि उनकी दिव्य आत्मा भस्म होने वाली है और उन्हें पूजा में घुटने टेकने की इच्छा भी उत्पन्न हुई। युवा स्वामी, आपकी आंखें सचमुच अद्भुत हैं। ची युन ने दिल से दाओ की प्रशंसा की और उसकी दोहरी पुतलियों को अपार ईर्ष्या से देखा। अभी पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही वह इतना विलक्षण प्रतिभावान है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि जब यंग लॉर्ड बड़ा होगा तो उसकी आंखें कितनी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। सौभाग्य से प्रोडिजी प्रांत के स्वामी का पुत्र है। अगर कोई और शक्ति होती तो वह भी भयभीत हो जाता। अंकल क्यूई का निशाना बहुत बढ़िया है, हर बार निशाने पर लगता है। नानगोंग चेन ने बड़ी विनम्रता से हंसते हुए कहा। इतनी आसानी से बात मत करो। अगर तुम न होते तो आज हम एक संत को इतनी आसानी से नहीं मार पाते। अंकल क्यूई ने भी दाव पर हंसते हुए कहा कि यंग लॉर्ड ने आज जो किया है वह दूसरों को पता होना चाहिए। नानगोंग चेन की आंखें झपक उठी, उनकी दोहरी पुतलियां चमक उठी। जब उन्होंने महान झोऊ राजा की दिशा में देखा तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अभी अभी उसने मरनासन महान झोऊ राजा को खून की बोतल निकालते, उसके अंदर मौजूद खून जैसे पदार्थ को पीते, कुछ हद तक जीवन शक्ति प्राप्त करते और भागते हुए देखा। इससे नानगोंग चेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये दुष्ट साधकों का तरीका नहीं था? महान झोऊ राजा ऐसा क्यों करेंगे? हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि महान झोऊ राजा जिस दिशा में भागा था वह महान झोऊ महल की दिशा थी। संक्षेप में कहें तो चाहे कुछ भी हो जाए, महान झोऊ राजा को आज ही मरना होगा। 88 गद्दार। जोड़। अध्याय 88 विद्रोही। अध्याय 88 विद्रोही। जैसे ही महान झोऊ राजा को गोली मारी गई, पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग को अपने पहले कहे शब्दों पर पछतावा हुआ। युवा स्वामी, आप सचमुच साक्षात दिव्य प्राणी हैं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शून्य लोक में त्यानयुआन मनों का एक संत छिपा हुआ है। इस समय क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग के मन में भयानक त्यानयुआन मनो एक और भी रहस्यमय आवरण में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। ली रुयान ने राहत की सांस ली और नानगोंग चेन को सुरक्षित देखकर खुशी से झूम उठी। आज का संकट पूरी तरह से हल हो चुका है। युवा स्वामी दिव्य शक्ति। उसी क्षण क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के शेष डिस्क में से किसी ने कुछ चिल्लाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह कौन था। इसके तुरंत बाद पहाड़ी पर मौजूद अन्य सभी डिस्किस चिल्ला उठे। उनकी आंखें नानगोंग चेन को देखकर प्रशंसा से भर गईं। युवा स्वामी दिव्य शक्ति। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस बेचैनी का अनुभव कर रहा था वह आखिरकार आज दूर हो जाएगी। शून्य लोक में सफेद वस्त्र पहने नानगोंग चेन अलौकिक रूप से खड़ा था। इस दृश्य को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार यह उसकी अपनी शक्ति थी और ये तथ्य कि उसके अधीनस्थ उसके प्रति इतने आज्ञाकारी थे और उसकी पूजा करते थे, स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक बड़ा लाभ था। लाल तलवार के देवराज, मेरी आज्ञा का पालन करो, नानगोंग चेन अचानक बोला। यहाँ क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग कांप उठा और दाव के सामने आदरपूर्वक खड़ा हो गया। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि शेष 3 तलवार संप्रदायों को क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में मिला दो। त्यानयुआन सेना के 3 अर्ध पवित्र सेनापति तुम्हारे अधीन होंगे, साथ ही 50,000 त्यानयुआन सेना के सैनिक भी। क्या तुम्हें इस कार्य को पूरा करने का विश्वास है? नानगोंग चेन ने धीरे से दाव शब्द का उच्चारण किया, जो एक आश्चर्यजनक कथन था। ये सुनकर क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्य उत्साहित हो गए, उनके चेहरे असीम उत्साह से भर गए। हे युवा स्वामी, आप अन्य 3 तलवार संप्रदायों को अपने क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट को मजबूत करने के लिए भेज रहे हैं। ली रुयान की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह भी बहुत उत्साहित थी। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग बेहद भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने दाव से जोर से कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग चेन उन पर इतना भरोसा करेंगे। न केवल उन्हें 3 अर्ध संतों को अपने साथ ले जाने देंगे, बल्कि 50,000 त्यानयुआन सैनिकों को भी साथ ले जाने देंगे। इतनी आलीशान व्यवस्था के साथ अगर वह इसे वश में नहीं कर सकता तो बेहतर होगा कि वह आकर अपनी जान की कीमत चुका दे। अगर कोई विरोध करे तो उसे बेरहमी से मार डालो।
नानगोम चेन ने चमकती आंखों से कहा। जी, क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। जल्द ही क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग 3 जनरलों और 50,000 तियान युआन सेना के सैनिकों के साथ एक भव्य जुलूस में रवाना हुए। ये देखकर नानगोम चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे विश्वास था कि क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग इन कार्यों को करने में उसे निराश नहीं करेगा। फिर नानगोम चेन ने महान झोउ राजा की शेष 10 लाख सैनिकों वाली सेना को देखा और वह असमंजस में पड़ गया कि क्या करे। क्या वह उन सबको मार सकता था? जहां तक उसे पता था, ग्रेट झोउ के ये अधिकांश सैनिक निर्दोष नागरिक थे, जिनमें से कई बुजुर्ग अनुभवी सैनिक थे। अगर उस क्रूर ग्रेट झोउ राजा ने उन्हें वापस न बुलाया होता तो शायद वे अपने घर पर आराम से बुढ़ापा बिता रहे होते। जो सैनिक वास्तव में महान झोउ राजा के वफादार थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। उनमें से अधिकांश दिखावे के लिए थे और राजा के लिए कोई खतरा नहीं थे। पूरे महान झोउ साम्राज्य की सैन्य शक्ति त्यानेवान मनों के नियंत्रण में थी। यही कारण है कि महान झोउ राजा ने केवल गुप्त रूप से इन अनुभवी सैनिकों को वापस बुलाने का साहस किया और कुलीन सैनिकों को सीधे वापस बुलाने का साहस नहीं किया, क्योंकि इसके लिए त्यानेवान मनु द्वारा समीक्षा और प्रक्रिया की आवश्यकता थी। नानगोम चेन धीरे धीरे नीचे उतरे और फिर 10 लाख सैनिकों की विशाल सेना के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गला साफ किया और दाऊ से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये देखकर उनके पीछे मौजूद तियान युआन सेना ने उन्हें घेर लिया। उनके चेहरे गंभीर थे ताकि वे दंगा न कर सकें। युवक महाराज, आपने हमें आक्रमणकारी विदेशी सैनिकों को मारने के लिए कहा था, इसलिए हम आ गए हैं। इसी क्षण उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। ये सुनकर नानगोम चेन को अचानक एहसास हुआ, तो बात ऐसी है। उन्हें सचमुच धोखे से यहाँ बुलाया गया था। क्या आप जानते हैं कि हम त्यानेयुआन मनो महान झोउ राजा को क्यों मारना चाहते हैं? नानगोम चेन ने दाऊ से फिर पूछा। उसके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे, जिससे एक अलौकिक आभा निकल रही थी। ये सुनकर भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने दाऊ पर चिल्लाते हुए कहा, तुम त्यानेयुआन हवेली के लोग गद्दार हो। अब जब तुमने महान झोउ राजा की हत्या कर दी है तो तुमने गद्दार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और पुष्ट कर दिया है। कुछ युवाओं ने भी दाऊ के शब्दों को दोहराते हुए आक्रामक लहजे में बात की। आखिरकार यह उसी तरह का जीवन है जिसे महान झोउ राजा ने हमेशा उसके मन में बिठाया है। लेकिन ज्यादातर लोग चुप रहे क्योंकि वे उम्र में बड़े थे और स्वाभाविक रूप से इन युवाओं की तुलना में कहीं अधिक जानते थे। नानगोम चेन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। जल्द ही त्यानेयुआन सेना को भेजा गया और उन्होंने इन लोगों को जमीन पर दबा दिया और पूरी दुनिया में शांति लौट आई। गद्दारों, कितनी हास्यास्पद बात है। मैंने सोचा था कि तुम में कुछ अक्ल होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल मूर्ख निकले। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। नानगोम चेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए व्यंग्य किया। ये सुनकर ग्रेट झोउ के सैनिकों ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। किसी भी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा इस तरह मजाक उड़ाए जाने पर कोई भी क्रोधित हो जाएगा। कुछ ही देर में एक खूबसूरत आकृति ऊपर से गुजरी। उसके काले बाल कमर तक लंबे थे, चेहरे की बनावट कोमल थी, शरीर सुडौल था और उसने नीले रंग की ऐसी पोशाक पहनी थी जिसमें दिव्य ऊर्जा का आभास होता था। ये थी लियू रुयान। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। लियू रुयान ने क्षमा प्रार्थी लहजे में कहा, दाऊ, और फिर उसने अपने कोमल हाथ से एक प्रक्षेपण पत्थर निकाला। कोई बात नहीं, इन मूर्खों को देखने दो कि जिस महान झोउ राजा के बारे में वे बात कर रहे हैं वह वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है। नानगोम चेन ने हाथ हिलाया, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। लियू रुयान की उंगलियों पर एक ही दाऊ की ध्वनि खिल उठी। आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे प्रक्षेपण पत्थर को सक्रिय करती है। इस क्षण सबके सामने एक प्रक्षेपण प्रकट हुआ। तस्वीर में देख रहे दोनों व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान झोउ राजा और ड्रैगन वर्ल्डली सन हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं डबल प्यूपिल पसंद के पीछे की ताकतों को नष्ट करने में आपकी मदद करूंगा। बदले में आप हिडन ड्रैगन इमॉर्टल डायनेस्टी के अधीन हो जाएंगे और देश का नाम बदल दिया जाएगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? उस दृश्य में ड्रैगन वर्ल्डली सन ठंडे लहजे में दाऊ कहता है। उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण होता है, मानो वह कोई दान दे रहा हो, और वह ग्रेट झोउ किंग की ओर देखता है। इस विस्फोटक दृश्य को देखकर ग्रेट झोउ सेना के सैनिक भी आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि महाराज इस युवक के प्रति एक नौकर की तरह इतने अधीन थे। ये देखकर महान झोउ जून और अन्य लोग क्रोध से भर गए और दाऊ चिल्ला उठे, ये आदमी कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अभद्र मान करने की? मुझे विश्वास है महाराज निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। हाँ, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। वे चाहते हैं कि हम छिपे हुए ड्रैगन अमर राजवंश के सामने आत्मसमर्पण कर दें, और इससे भी बुरी बात यह है कि वे चाहते हैं कि हम अपने देश का नाम बदल दें। भला भला इसके लिए कौन राजी होगा? मुझे पूरा यकीन है कि महाराज बाद में इस अभिमानी युवक को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। ये लोग तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रहे थे। उन्हें एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हो रहा था कि महान झोउ राजा इस तरह के बेतुके अनुरोध को मान लेंगे। आखिरकार ये राजद्रोह से कम नहीं है। ये देखकर नानगोम चेन मन ही मन उपहास करने लगा। आप बाद में ऐसा नहीं कहेंगे। वीडियो में महान झोउ राजा ने कुछ देर विचार करने के बाद तुरंत जवाब दिया।
ये देखकर सभी ने अपनी सांसें थाम ली, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि महान झोऊ राजा कैसे प्रतिक्रिया देंगे। #89 जिम्मेदारी सौंपना, साइन इन पुरस्कार। जोड़। अध्याय 89 मशाल सौंपना, साइन इन पुरस्कार। अध्याय 89 मशाल सौंपना, साइन इन पुरस्कार। आप मजाक कर रहे हैं महोदय, हम आपकी बात मानेंगे। वीडियो में महान झोऊ राजा एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर मुस्कुराए और दाव के अनुरोध पर सहमत हो गए। ये देखकर ग्रेट झोऊ सैनिकों की आंखें सिकुड़ गईं और वे अविश्वास से देखने लगे। महान झोऊ राजा, जिनकी देशभक्ति और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए वे प्रशंसा करते थे, अंततः इसी प्रकार के व्यक्ति निकले। युवान मनों को नष्ट करने के लिए वे ग्रेट झोऊ को अन्य शक्तियों के अधीन करने तक को तैयार थे, यहाँ तक कि उसे अपमानित करने की हद तक, और देश का नाम भी बदल देते थे। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कुछ क्षण पहले संदेह की कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं है। शाबाश, कितना अक्षम शासक था। युवा स्वामी, आपने उसे मार डाला। कुछ ही देर में भीड़ में से एक बूढ़े सैनिक ने आंखों में आंसू लिए चिल्लाकर कहा, दाओ। ये सुनकर बाकी लोगों को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उनके दिल गुस्से से भर गए। वे इतने लंबे समय तक महान झोऊ राजा के प्रति वफादार रहे, लेकिन अंत में उन्हें एक साधारण शासक के प्रति वफादार रहना पड़ा। अच्छा हुआ, उसके जैसे लोग मरने के लायक ही हैं। इस कुत्ते सम्राट की मौत बहुत आसान थी। उसे 1000 टुकड़ों में काटकर मौत की सजा दी जानी चाहिए थी, और यहाँ तक कि 99 नरकों में धकेलना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। वो बिल्कुल निर्मम और बेरहम है। अगर यंग लॉर्ड ने आज हमें सच्चाई न बताई होती, तो शायद हम भविष्य में भी इस कुटिल सम्राट के धोखे में आते रहते। भीड़ क्रोधित थी, उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, और वे दाऊ को गालियां दे रहे थे। जो युवा लोग अभी अभी महान झोऊ राजा के पक्ष में बोल रहे थे, वे अब उन्माद में खुद को थप्पड़ मार रहे थे और बार बार चिल्ला रहे थे, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सुअर हूँ। ये सोचकर कि उन्होंने अभी अभी नानगोंग चेन से सवाल किए थे और उसे गद्दार कहकर अपमानित भी किया था, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे खुद को थप्पड़ मारकर जान दे दें। ये देखकर नानगोंग चेन ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा निराशा से भर गया था। क्या ये युवा लोग गलत थे? इसके विपरीत, वे गलत नहीं थे, वे बस महान झोऊ की सेवा करना चाहते थे। समस्या यह है कि उनमें आलोचनात्मक सोच और तार्किक तर्कशक्ति की कमी होती है, और वे उत्साह में आकर बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ते हैं, जिससे वे दूसरों द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के आसान शिकार बन जाते हैं। आपको और किताबें पढ़नी चाहिए। नानगोंग चेन प्रशंसा से भर उठे बिना नहीं रह सके और बोले, वाह, ये सही है। ये सुनकर लियू रुयान ने सहमति जताते हुए दाओ के शब्दों को दोहराया। अगर वह उन लोगों में से एक होती, तो वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनती। नानगोंग चेन ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। तुम किस बात से सहमत हो? क्या तुम भी उतनी ही बड़ी छाती वाली और बेवकूफ नहीं हो? ठीक है, ठीक है, चाहे तुम्हें तब तक थप्पड़ मारे जाएं जब तक तुम्हारे सिर सुअर न बन जाएं, मुझे तुम पर जरा भी दया नहीं आएगी। नानगोंग चेन ने युवा सैनिकों की ओर देखते हुए धीमी आवाज में दाओ कहा। इन शब्दों के बोले जाने के बाद ग्रेट झोऊ के सैनिक धीरे धीरे शांत हो गए, चाहे वे अनुभवी सैनिक हो या नए रंगरूट। उनके चेहरे पश्चाताप से भरे हुए थे, ये सोचकर कि उन्होंने नानगोंग चेन के प्रति कितनी अपमानजनक बातें कह दी थीं। युवा स्वामी उन पर ज्यादा नाराज नहीं दिखे, जिससे नानगोंग चेन के बारे में उनकी धारणा बदल गई। यंग लॉर्ड एक सभ्य व्यक्ति प्रतीत होता है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दाओ ने तुम्हें बेवकूफ क्यों कहा था, है ना? नानगोंग चेन ने उदासीनता से कहा, उसकी निगाहें दाओ पर टिकी हुई थी। अब किसी ने भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। वे गहरे शर्म से सिर झुका लिए, क्योंकि इस क्षण वे पूरी तरह से सहमत थे। युवा स्वामी, हम जानते हैं कि दाओ गलत था। भीड़ ने एक साथ दाओ का जाप किया, उनके शब्द पश्चाताप से भरे हुए थे। सौभाग्य से आपने अपने ही लोगों पर तलवारें चलाकर कोई बड़ी आपदा नहीं खड़ी कर दी। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। आप सब बूढ़े हो चुके हैं और अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आप सबकी उम्र काफी बढ़ चुकी है, आपको घर पर आराम करना चाहिए। नानगोंग चेन ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। ये देखकर तियान युआन सेना ने भी अपनी तलवारें और ढालें म्यान में रख ली और नानगोंग चेन के पीछे पीछे चलने लगी। हालांकि ये शब्द कठोर हैं, फिर भी इनमें मानवता की झलक जरूर है। ये सुनकर अनुभवी सैनिकों के चेहरे डूबते सूरज की तरह और भी उदास हो गए। अगर उन्होंने आज वाकई कुछ गलत किया है, तो शायद वे जीवन भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये तो निश्चित है कि वे बूढ़े हो चुके हैं और यह युग अब उनका नहीं रहा। जैसे ही वहां का माहौल गमगीन हो गया, भीड़ में से एक बच्चे जैसी आवाज सुनाई दी। युवा स्वामी, क्या हम भविष्य में तियान युआन सेना में शामिल हो सकते हैं? लगभग 15 या 16 वर्ष का एक लड़का था, जिसका चेहरा लाल हो गया था, और उसने बोलना शुरू किया। ये स्पष्ट है कि ऐसा कहने की हिम्मत जुटाने में उन्हें कितना साहस लगा होगा। उसके बगल में उसकी उम्र के किशोरों का एक समूह खड़ा था, जिनकी आंखों में शुद्ध लालसा भरी हुई थी। हालांकि नानगोंग चेन और उनका समूह काफी दूर जा चुका था, और लंबे समय तक दुनिया में सन्नाटा छाया रहा और किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
ये देखकर किशोरों के समूह ने अपने दांत भींच लिए, उनकी आंखों में निराशा छा गई और वे पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करने लगे। ये देखकर सभी को थोड़ा अपराधबोध हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी उनके कार्यों से युवा स्वामी प्रसन्न है। जीवन समाप्त हो गया, इन नासमझ बच्चों के लिए कितना दुख की बात है। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, बहुत तेज तो नहीं थी, लेकिन वह सबके कानों में गूंज उठी। त्या ने युवान बनो और किताबें पढ़ो, ज्यादा बेवकूफ मत बनो। आगे नानगोंग चेन, जो पहले ही काफी दूरी तय कर चुका था, अचानक रुक गया और फुसफुसाते हुए बोला, दाओ। ये सुनकर किशोरों का समूह पहले तो चौंक गया, लेकिन बात समझ आने पर उन्होंने खिलखिलाकर मुस्कुराया और अपने सफेद दांत दिखाए। युवा स्वामी ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया, वे भविष्य में तियान युवान सेना में शामिल हो सकते हैं। तभी ढलते सूरज की एक किरण सीधे इन युवकों के मासूम चेहरों पर पड़ी, जिससे उनके चेहरे धीरे धीरे उगते सूरज की तरह धधकते लाल हो गए। ये देखकर पूर्व सैनिकों का समूह कांप उठा, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। उनका पतन यह नहीं दर्शाता कि महान झोउ राजवंश ने आशा खो दी है। इसके विपरीत एक शक्तिशाली राजवंश को सत्ता अगली पीढ़ी को सौंपनी चाहिए और नई पीढ़ियों को बारी बारी से यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक सामने की तरह ही शानदार सूर्यास्त की रोशनी नानगोंग चेन की सीधी पीठ पर पड़ रही थी। युवा पीढ़ी में यंग लॉर्ड जैसी असाधारण शख्सियत के होते हुए ग्रेट झोउ कैसे समृद्ध नहीं हो सकता था। पूर्व सैनिकों को होश आ गया था और वे चेहरे पर मुस्कान लिए चले गए। डिंग, हेवन रैंक पर चेक इन करें, ड्रैगन वेन, इंपीरियल दाओ ड्रैगन वेन, डिवाइन आर्टिफैक्ट, ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड। अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। इस समय क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड सेक्ट के मुख्य हॉल के अंदर नानगोंग चेन एक बैंगनी सुनहरे रंग की कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ हद तक अचंभित था। अप्रत्याशित रूप से क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में चेक इन करने का इनाम इंपीरियल दाओ ड्रैगन वेन और ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड है। नानगोंग चेन की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। ड्रैगन वेन को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पीली श्रेणी, गहन श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी और स्वर्ग श्रेणी। स्वर्ग का दर्जा सर्वोच्च है। जहां तक उसे पता था, महान झोउ राजवंश का ड्रैगन वंश एक छोटा ड्रैगन वंश प्रतीत होता था, जिसमें शाही वंश अत्यंत क्षीण हो गया था, साथ ही भाग्य भी, जो ड्रैगन में परिवर्तित नहीं हो सकते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ग्रेट झोउ की ड्रैगन वेन तो येलो रैंक की श्रेणी में भी नहीं आती। यहाँ तक कि शुवानिटियन डोमेन के भीतर भी सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय राजवंश केवल गहन श्रेणी में ही है। फिर भी ड्रैगन वंश किसी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। ऊपरी क्षेत्र में 9 हेवंस में कहा गया है कि कुछ शक्तिशाली राजवंश केवल पृथ्वी स्तर पर ही हैं। इस हेवन रैंक को दबाए ड्रैगन जैसी नसें, ये कितना भयानक होगा। नानगोंग चेन ने अपने सदमे को दबाया और मन ही मन सोचने लगा। ड्रैगन शिला किसी राजवंश के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह राजवंश की शक्ति निर्धारित करती है। एक अच्छी ड्रैगन वंशावली न केवल राजवंश को समृद्धि, अनगिनत प्रतिभाओं और असीमित शक्ति प्रदान कर सकती है, बल्कि समकालीन सम्राट को राजवंश की महिमा का आनंद लेने में भी सक्षम बना सकती है। भाग्य के साथ कल्टिवेट कॉम्बैट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। संक्षेप में कहें तो अच्छे ड्रैगन रैंक के कई फायदे हैं और हेवन रैंक के फायदों का तो जिक्र ही नहीं। ड्रैगन की धड़कन आ गई है। #90 सूली आती है। जोड़ अध्याय 90 सूली का आगमन। अध्याय 90 सूली का आगमन। नानगोंग चेन सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिलहाल इंपीरियल दाओ ड्रैगन वेन से कैसे निपटा जाए। क्या यह इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं है कि उसे खुद को सम्राट घोषित कर देना चाहिए? लेकिन वह एक अच्छा नागरिक है, भला वह इतना राजद्रोहपूर्ण काम कैसे कर सकता है? इसके बाद नानगोंग चेन ने अपने मन में दूसरे पुरस्कार दिव्य कलाकृति पर ध्यान केंद्रित किया। मानव सम्राट तलवार। अप्रत्याशित रूप से दिया गया पहला हथियार दिव्य कलाकृति था और उससे भी अधिक अप्रत्याशित रूप से ये पौराणिक मानव सम्राट तलवार थी। अपने मन में असीम सुनहरी पवित्र तलवार को देखते ही नानगोंग चेन भावनाओं के उफान से अभिभूत हो गया। उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। सुनहरी रोशनी बिखेरती ये पवित्र तलवार शाही आभा की एक घनी परत से घिरी हुई है, जो एक छोटे सुनहरे ड्रैगन में भी परिवर्तित हो सकती है, जो तलवार के चारों ओर तैरता है। तलवार की धार भी असाधारण थी। करीब से देखने पर ऐसा लगता था मानो तलवार की शक्ति आकाश की ओर उड़ रही हो। नानगोंग चेन ने पहले ही खुद को उस तलवार को चलाते हुए देख लिया था। सुनहरी रोशनी से ढकी हुई, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म की कहानियों में बताया गया है, तलवार का एक साधारण सा वार भी निर्णायक वारों से भरी स्क्रीन में तब्दील हो जाता था। इसे कहते हैं दिखावा। हालांकि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मानव सम्राट तलवार पर महारत हासिल करना उसके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। नानगोंग चेन अभी सोच ही रही थी कि तभी मुख्य हॉल के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ये सुनकर लियू रुयान ने राहत की सांस ली। वह इस समय बहुत घबराई हुई थी और नानगोंग चेन के यहाँ होने से उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाओ बातचीत कैसे शुरू करेगा। उसके कान एकदम लाल हो गए थे। आखिरकार ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष के साथ एक कमरे में थी। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर को कोई अरुचि महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह अनुभूति विचित्र और अवर्णनीय थी।
सौभाग्य से अब मुझे इतना असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए नानगोंग चेन की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, मेरे साथ, मेरी खूबसूरती के साथ, मुझे यकीन है कि उसका दिल पहले से ही जोर से धड़क रहा होगा। ही। शायद नानगोंग चेन मुझसे भी ज्यादा शर्मीली है। ये सोचते ही लियू रुयान की खूबसूरत आंखों में एक चंचल भाव आ गया जब उसने नानगोंग चेन की ओर देखा। वह अपना असली स्वभाव केवल अपने परिचित लोगों के सामने ही प्रकट करती है, और वह उतनी अलग थलग और ठंडी नहीं है जितनी वह दिखती है। नानगोंग चेन को देखकर लियू रुयान दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि नानगोंग चेन उसके साथ बैठी होगी और मानो विचारों में खोई हुई हो। बिल्कुल सही, हालांकि नानगोंग चेन शांत और गंभीर मुद्रा में दिख रहा था, मानो गहरी सोच में डूबा हो, लेकिन जब लियू रुयान वास्तव में उसके सामने खड़ी हुई तो उसे पता चला कि वह दिवास्वप्न देख रहा था। और उसने वही मुद्रा बनाए रखी, यहाँ तक कि नानगोंग चेन के सामने 2 बार हाथ भी हिलाया, लेकिन वह विचलित रहा। लियू रुयान अंदर ही अंदर टूट गई। मेरा चेहरा इतनी देर से लाल हो रहा है और तुम बस वहीं खड़े होकर खोई खोई सी हो। अचानक उसकी नजर नानगोंग चेन के बेहद खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, जिसके होंठ पतले और तराशे हुए थे। ये देखकर लियू रुयान ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया और उसके गोरे कानों पर शर्म की लाली छा गई। स्पष्टतः वह ऐसी चीजों के बारे में सोच रही थी जो बच्चों के लिए अनुचित थी। जल्द ही लियू रुयान के मन में एक बुरा विचार आया। उसने कहीं से एक सुलेख ब्रश ढूंढा, चुपचाप नानगोंग चेन के पास गई और उसकी खूबसूरत आंखों में एक मुस्कान आ गई। वो नानगोंग चेन के चेहरे पर कुछ पेंट करने वाली थी। उसे इतना लापरवाह होने के लिए किसने कहा था? एक खूबसूरत महिला उसके ठीक बगल में खड़ी थी और वह अब भी खोया हुआ था। कितना गुस्सा आता है। जैसे ही लियू रुयान नानगोंग चेन के चेहरे पर रंग लगाने वाली थी, वह अचानक रुक गई। ब्रश नानगोंग चेन के चेहरे के बिल्कुल पास आकर रुका और उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर चेहरे पर रंग लगाया गया तो वह अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचकर लियू रुयान रुकने की तैयारी करने लगी और पीछे हटना चाहती थी। तभी अचानक नानगोंग चेन अपनी तंद्रा से बाहर आया, लियू रुयान का हाथ पकड़ा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या कर रही हो? दोनों बेहद करीब थे। लियू रुयान नानगोंग चेन से निकलती गर्म सांसों को भी महसूस कर सकती थी। उसी क्षण मुख्य हॉल के बाहर दाओ की तीनों उत्कृष्ट आकृतियां नीचे उतरी। ये सूली, वांग युक्सुआन और झोउ वानर थे। सूली के चांदी जैसे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसका परी जैसा चेहरा पहली नजर में ही मनमोहक था। उसकी भौहें स्याही की तरह गहरी और आंखें आकाशगंगा जैसी थी। उसकी भौहों और आंखों के बीच एक बर्फीले फीनिक्स का निशान भी है, जो उसे चंद्रमा महल की परी की तरह और भी अधिक शीतल और कुलीन बनाता है। स्कर्ट के नीचे सफेद कपड़ा उसके जैद जैसे पैरों को ढके हुए था, जो एक क्रिस्टलीय चमक बिखेर रहे थे जो किसी को उन्हें सहलाने के लिए ललचा रहा था। उसके बगल में खड़ी दोनों महिलाएं, हालांकि सूली जितनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी ताकत और अनूठी विशेषताएं थीं। वांग युक्सुआन पड़ोस की किसी लड़की जैसी लग रही थी, हल्के पीले रंग की पोशाक पहने हुए। उसका चेहरा बेहद मासूम और भुला था, खासकर उसकी चमकीली आंखें, जिनमें अब मोहक आकर्षण की झलक थी, उसे और भी आकर्षक बना रही थी। झोउ वानर ने हमेशा की तरह एक शानदार काला गाउन पहना था। उनके कंधे खुले हुए थे, उनकी त्वचा बर्फ की तरह कोमल थी और लंबी काली पोशाक ने उनके सुडौल शरीर को पूरी तरह से उभार दिया था। जो भी इस दृश्य को देखेगा वह मंत्रमुग्ध हो जाएगा और वहां से जाना नहीं चाहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेट झोउ की चारों सुंदरियां पहली बार एक दूसरे से मिल रही हैं। दरवाजे के बाहर से गुजर रहे शिष्यों को ये देखकर स्तब्ध और अचंभित रह गए। हे भगवान, ये तीनों कौन हैं? ये तो बहुत खूबसूरत हैं। एक नए डिस्कॉर्ड सदस्य ने उन्हें देखकर दाव से पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें नहीं पता है ना? वो चांदी जैसे बालों वाली युवती युवा स्वामी की दाव सहेली है, जो हमारे पूर्वी दिव्य महाद्वीप की देवी है। वो बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ तक बाकी 2 सुंदरियों की बात है, उनमें से एक राजसी राजकुमारी है और दूसरी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि वो कौन है। एक वरिष्ठ शिष्य ने दाव के बारे में समझाया। तो क्या इसका मतलब यह है कि उन सभी का यंग लॉर्ड के साथ किसी तरह का स्पष्ट संबंध है? युवा डिस्कॉर्ड ने दाव से पूछा। बकवास। उसके आसपास के लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई मूर्ख हो। फिर सभी ने ईर्ष्या से भरी निगाहों से मुख्य हॉल की ओर देखा। शायद केवल यंग लॉर्ड के चारों ओर इतनी सारी सुंदरियां हो सकती थीं। इतना ही नहीं, ये सिर्फ साधारण सुंदरियां नहीं हैं, इनमें से हर एक बेहद खूबसूरत है। अफसोस, तुलना करना घृणित है। हम केवल दूसरों के पास जो है उससे ईर्ष्या कर सकते हैं। काफी देर बाद किसी ने आह भरते हुए कहा, दाओ, अरे क्या आप लोगों ने ध्यान दिया? काली पोशाक में वो खूबसूरत महिला बिल्कुल सेवन प्रिंसेस जैसी दिखती है। डिस्कॉर्ड के एक सदस्य ने अचानक कहा। लगता है वाकई कुछ है। मैंने भी इसे महसूस किया। एक अन्य डिस्कॉर्ड यूजर ने दाओ की बात दोहराई। समूह ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई चौंकाने वाली बात जान ली हो। सूली धीरे धीरे मुख्य हॉल में दाखिल हुई। उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। स्पष्ट था कि वह नानगोंग चेन की सुरक्षा के लिए आई थी। वह सोच रही थी कि दाओ के पति कैसे होंगे।
अभी अभी उसे पता चला था कि महान झोऊ राजा ने गुप्त रूप से सन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कारक था। ये सोचते ही सूली ने अपनी चाल तेज कर दी। उसकी बर्फ जैसी सफेद स्कर्ट हवा में लहराने लगी। ये देखकर चियाओ असहाय सी दिखी और उसने कहा, मेरी प्यारी चाची, कृपया धीरे चलें। सैक का पेंडेंट इधर उधर उछल रहा है और मुझे चक्कर आ रहा है। वो लड़का बिल्कुल ठीक है। कौन जाने, हो सकता है वो अभी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा हो। चियाओ लगातार बड़बड़ाती रही। नोट, कृपया मुझे और अधिक अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें और कृपया मुझे उपहार दें। लेखक सभी को धन्यवाद देता है। अध्याय 91 युद्ध क्षेत्र, महान झोऊ राजा का समाचार। अध्याय 91 युद्ध क्षेत्र, महान झोऊ राजा का समाचार। जब सूली ने अंदर आकर ये दृश्य देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसका सुंदर चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसकी खूबसूरत आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, मानो वह दुष्टता में परिवर्तित होने वाली हो। उससे निकलने वाली अत्यंत ठंडी आभा ने हॉल के आसपास के पूरे क्षेत्र को तुरंत जमा दिया। जिसकी भी आंखें हैं वो देख सकता है कि सूली सचमुच जीवन का भरपूर आनंद उठा रही है। इसी बीच चियाओ अभी भी लगातार बातें कर रही थी कि अचानक उसे अपने ऊपर एक ठंडक का एहसास हुआ, जिससे उसकी दिव्य आत्मा थोड़ी कांप उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आखिरकार सही थी? चियाओ ने सहज रूप से कहा, लेकिन सामने जो हो रहा था उसे देखकर वह तुरंत चुप हो गई। चियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने चुपके से नानगोंग चेन को थम्स अप का इशारा किया। महारानी के सामने इस तरह की हरकतें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है कि तुम मरने की इच्छा रखते हो। पास ही खड़े वांग युक्सुआन और झोऊ वानर भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि नानगोंग चेन और लियू रुयान के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इससे उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। दूसरी ओर नानगोंग चेन और लियू रुयान ने बहुत ही स्पष्ट रुख अपनाया हुआ था और बाहरी लोगों को वे दोनों एक अंतरंग जोड़े की तरह लग रहे थे। नानगोंग चेन का सवाल सुनकर लियू रुयान चुप रही। उस आदमी की सांसों को महसूस करते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होती गईं। नानगोंग चेन उसे पागल कहकर कोसने ही वाला था कि अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और उसकी नजरें सीधे सूली से मिली। द्वेषपूर्ण हत्या के इरादे को भांपते हुए नानगोंग चेन ने मन ही मन शाप दिया, तुरंत लियू रुयान के कोमल शरीर को दूर धकेल दिया और शर्मिंदा होकर हंसने लगा। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी, मेरी पत्नी, अगर मैं कहूं कि यह महज एक दुर्घटना थी? किनारे खड़ी लियू रुयान धक्का लगने के बाद थोड़ी स्तब्ध लग रही थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में कुछ उलझन थी। उसने नखरे से कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर सूली की खूबसूरत आंखों में आखिरी चमक भी गायब हो गई और उसका चेहरा पल भर में उदास हो गया। उसके कोमल हाथ अनायास ही मुट्ठी बन गए और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें समझाने का आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाए तो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। फिर सूली ने अपनी तलवार निकाली, अपनी बाहें मुड़ी और उन दोनों को ठंडेपन से घूरने लगी, मानो अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं समझाई तो वह लड़ाई शुरू कर देगी। किनारे पर खड़ी वांग युक्सुआन और झोऊ वानर की आंखें चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे तरबूज के बीजों को लेकर हो रही गपशप को देख रही हों। बस एक छोटी सी कुर्सी और कुछ तरबूज के बीज ही गायब थे। इस क्षण उन्हें एक सच्चाई का भी एहसास हुआ। वास्तव में उन कहानियों की विषय वस्तु वास्तविकता पर आधारित थी। प्राचीन लोग सही थे। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। ये सुनकर नानगोंग चेन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से सूली अभी भी समझदार थी। अगर वह मशहूर यान्डेरे होती तो शायद अब तक अपना कदम उठा चुकी होती। हालांकि अब भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस क्षण लियू रुयान की आंखों में थोड़ी चमक आई। उसने चारों ओर नजर घुमाए और धीरे से कहा, ओह नहीं, मैं तो गया काम से। लगता है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं कुछ पल के लिए सोच में डूब गया था और जब मुझे होश आया तो मैंने उसे संदिग्ध हरकतें करते देखा, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। वही आपने अभी देखा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, अभी अभी कुछ नहीं हुआ है। नानगोंग चेन ने कुछ देर सोचा, फिर ईमानदारी से कहा, दाओ। फिर उसने लियू रुयान की ओर देखा और दाओ से पूछा, अरे तुम अभी उस सुलेख ब्रश के साथ छुप छुप कर क्या कर रहे थे? यह जवाब सुनकर सूली कुछ हद तक संतुष्ट हुई और उसके चेहरे के भाव काफी नरम पड़ गए। फिर उसने अपनी नजर लियू रुयान की ओर घुमाई। पल भर में सबकी निगाहें लियू रुयान पर टिक गईं, यहाँ तक कि चियाओ की भी। महारानी के रूप में अपने पिछले जीवन में वह हमेशा युद्ध और हत्या में व्यस्त रहती थी, जो उसके वर्तमान जीवन से बिल्कुल अलग था। ये सुनकर लियू रुयान थोड़ा शर्मा गई। उसे एहसास हुआ कि उसने बोरियत के मारे यूं ही नानगोंग चेन के चेहरे पर कछुए का चित्र बना दिया था। अगर मैंने ये बात जोर से कह दी तो शायद वे मुझ पर हंसेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए या नहीं? पल भर में लियू रुयान के कान पके हुए लाल सेब की तरह चमकीले लाल हो गए और उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। ये देखकर महिलाओं की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उन्होंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि इन दोनों का इतिहास वाकई काफी जटिल है।
ये देखकर सूली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दाऊ से पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या तुम गूंगे हो? महारानी से निकलने वाली दमनकारी आभा को महसूस करते हुए न केवल लियू रुयान बल्कि वांग युक्सुआन और झो वानर भी थोड़ा कांप उठी। जब जीवन अपने चरम पर पहुंचता है तो ये बेहद भयावह हो जाता है। कठोर फटकार सुनकर लियू रुयान चौंक गई। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दबी आवाज में कहा, दाओ, मैं बस उब रहा था और मैंने देखा कि नानगोंग चेन कहीं खोया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके चेहरे पर एक कछुआ बना दूं। लेकिन तभी अचानक दाओ जाग गया और उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी आवाज कोमल थी और सिर झुकाए हुए वह दयनीय लग रही थी, जिससे लोगों को उस पर दया आ रही थी। उसके गुस्से भरे शब्दों को सुनकर नानगोंग चेन अवाक और स्तब्ध रह गया। क्या मेरा जागना गलत था? लेकिन लियू रुयान सचमुच उब गया है। वो तो अपने सुंदर चेहरे पर कछुआ बनाना भी चाहता था। लगता है उसे अपने अच्छे रूप रंग से जलन हो रही है। ऐसा लगता है कि भविष्य में बाहर जाते समय लड़कों को अपनी सुरक्षा का अधिक ध्यान रखना होगा। तुम मुझे कछुआ बनाकर दिखाना चाहते थे, क्या तुम्हें पकड़ना मेरी गलती थी? नानगोंग चेन ने अनजाने में ही यह बात कह दी। लेकिन मैं बाद में तुम्हारे लिए कछुआ नहीं बनाना चाहती, लियू रुयान ने दाओ के बचाव में फुसफुसाते हुए कहा। तुम पूरी तरह से पागल हो। नानगोंग चेन चुप रहे। ये सुनकर लड़कियां अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। यहाँ तक कि महारानी चियाओ भी इतनी जोर से हंस रही थी कि हंसते हंसते उनके पेट में दर्द होने लगा और उनकी लाल पोशाक के नीचे से वसंत की झलक दिखाई दे रही थी। हालांकि सूली मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसके चेहरे के भाव थोड़े नर्म पड़ गए और वह अपने सामान्य स्वभाव में लौट आई। ठीक है, आपकी ईमानदारी को देखते हुए मैं आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूंगी, सूली ने महारानी की तरह धीरे धीरे बोलते हुए कहा। धन्यवाद देवी, आज मैंने आपको जो गलतफहमी दी उसके लिए मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूँ। लियू रुयान ने दाओ के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। सूली कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर हिलाया और उसके खूबसूरत चेहरे की चमक फिर से लौट आई। ये देखकर नानगोंग चेन की आंखों में एक चमक आई और उसके होठों पर दबे स्वर में मुस्कान फैल गई। ये लियू रुयान वाकई में बुरी इंसान नहीं है। वास्तव में वह एक विरोधाभासी व्यक्तित्व है। बाहर से वह एक महिला तलवारबाज की तरह व्यवहार करती है, लेकिन अंदर से वह एक बच्चे की तरह मासूम है। अपने पिछले जीवन में पढ़ी गई उपन्यासों को याद करते हुए उसे एक अच्छी लियू रुयान माना जाता था और अन्य क्लोनों की तुलना में वह विशेष रूप से घृणित नहीं थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप आज यहाँ किस लिए आई हैं, महोदया? नानगोंग चेन ने अचानक पूछा। ये सुनकर सूली ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर दाव से कहा, क्या मैं सिर्फ इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास करने को कुछ नहीं है? क्या मेरे पीठ पीछे तुम्हारे कोई और स्त्रियां हैं? नहीं नहीं, मेरी पत्नी, कृपया आइए। बात सिर्फ इतनी है कि आपके पति को आपकी सुरक्षा की चिंता है, नानगोंग चेन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। ये देखकर लियू रुयान की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। वह इस बात से काफी हैरान थी कि सार्वजनिक रूप से इतना दबंग दिखने वाला त्यानेयुआन हवेली का युवा स्वामी दाऊ साथी से इतना डरता था। ये सुनकर सूली कुछ हद तक संतुष्ट हुई और फिर सहज भाव से बोली, चाचा, नानगोंग ने कहा था कि महान झो राजा संग तक सफलता पहुंच चुकी है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई इसे अनभिज्ञ न रहे। नानगोंग चेन मुस्कुराया। वह सूली की बात को स्वाभाविक रूप से समझ गया था और उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, महान झो राजा लगभग हमारे हाथों मारा जा चुका है। अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ भागेगा। ये सुनकर महिलाएं काफी हैरान रह गईं। #92 आंटी जू जोड़ अध्याय 92 आंटी जू अध्याय 92 आंटी जू। वास्तव में झो वानर ने सबसे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपनी खूबसूरत आंखों से नानगोंग चेन को घूरते हुए दाऊ से पूछा, वह किसी और से ज्यादा महान झो राजा की मौत चाहती थी? हाँ, बिल्कुल सही, मैंने अपनी आंखों से देखा। महान झो राजा को त्यानेयुआन हवेली के एक संत ने तीर मारकर मार डाला। उनके दिल में विषैला तीर लगा था। उनकी हालत बहुत खराब थी। बाद में जल्दबाजी में भागते समय उन्हें कई और तीर लगे, लेकिन इतने घातक तीर सहने की क्षमता के लिए यंग लॉर्ड प्रशंसा के पात्र हैं। लियू रुयान धीरे धीरे दाव कहने लगी। ये सुनकर सभी बेहद उत्सुक हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या नानगोंग चेन के साथ कुछ और हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लियू रुयान ने तुरंत समझाया, युवा स्वामी की दोहरी पुतलियां महान झो राजा की कमजोरियों को भी देख सकती हैं, जिससे त्यानेयुआन मनो के संत को बहुत मदद मिली है। ये सुनकर लड़कियों को अचानक एहसास हुआ, तो बात ऐसी है। ये तो बस एक मामूली घटना थी, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं। मैं अकेले दम पर महान झो राजा को नहीं मार सकता था, नानगोंग चेन ने विनम्रता से कहा, सारा श्रेय खुद को न देते हुए। सूली ने नए सम्मान के साथ नानगोंग चेन को देखा और काफी संतुष्ट महसूस किया। वह सचमुच मेरा आदमी है, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। वांग युक्सुआन ने जलती हुई आंखों और प्रशंसा के भाव से नानगोंग चेन को देखा। झो वानर का गोरा चेहरा और खूबसूरत आंखें उत्साह से भरी हुई थी और वह बहुत आभारी महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि दाओ नानगोंग चेन ने उसके लिए महान झो राजा को मारने के लिए बहुत कुछ किया होगा।
इस क्षण झोऊ वानर ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि वह हमेशा नानगोंग चेन के शब्दों का पालन करेगा और कभी भी उसके प्रति विश्वासघात नहीं करेगा। ये बहुत दुख की बात है। काश मैं अपनी आंखों से महान झोऊ राजा को मरते हुए देख पाती, झोऊ वानर ने कुछ अफसोस के साथ कहा। आखिरकार यह उसका जीवन भर का द्वेष था। तभी अचानक नानगोंग चेन के दिमाग में एक आवाज का संचार हुआ। युवक स्वामी, हमें महल के अंदर महान झोऊ राजा का छिपने का स्थान मिल गया है। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो डोल था, जो नानगोंग चेन का रक्षक था। ये सुनकर नानगोंग चेन की आंखों में चमक आ गई और उसने दाऊ से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पछताने की कोई जरूरत नहीं, महान झोऊ राजा का छिपने का स्थान उजागर हो गया है। वह महल में ही है, आज उसका अंत निश्चित है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। नानगोंग चेन खड़ी हुई और लड़कियों को संबोधित करते हुए बोली, दाऊ। झोऊ वानर अचंभित रह गया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह बहुत भावुक हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग चेन सचमुच उसकी इच्छा पूरी कर देगा, जिससे वह भविष्य में युवा स्वामी के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गई। राजधानी के ऊपर आकाश में प्रकाश की एक लकीर चमकी, जिससे एक विशालकाय अजगर चांदी के रथ को खींचते हुए दिखाई दिया, जो असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। इसे देखने वाला हर व्यक्ति विस्मय से भर गया। आज मैंने उसे दूसरी बार देखा है। आखिर इस रथ में बैठा त्यानेवान मनो कौन है? फुफकार, इस लाल बार ड्रैगन की आभा कोई साधारण क्रूर जानवर नहीं है, ये संभवतः हद स्तर तक पहुंच चुका है। भीड़ में चर्चा की गहमागहमी थी, उनके शब्दों में सदमा साफ झलक रहा था। इस समय ग्रेट झोऊ शाही महल के सामने दंगा हो रहा है। राजमहल की निषिद्ध भूमि, तुम निकम्मे लोग तुरंत निकल जाओ। हमें बल प्रयोग करने पर मजबूर मत करो। जनरल होंग अभी भी रास्ते में हैं। महल के द्वार पर कवच पहने एक नगर रक्षक ने गंभीर चेहरे और अधीरता से भरे स्वर में बात की। मेरे बेटे, मेरे परिवार के तीनों बच्चों को महल भेज दिया गया है। 5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई खबर नहीं है। मेरे स्वामियों, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं बस अपने बच्चों को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसके हाथ में कपड़े का थैला था, दाऊ से विनती कर रही थी। उसकी आवाज कर्कश थी और उसका कोट धूल से सना हुआ था। उनका उपनाम जू है और सब उन्हें आंटी जू या विधवा जू कहकर बुलाते हैं। वह दूसरे राज्य की एक साधारण किसान थी, जो अपने बच्चे से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके राजधानी आई थी। इसका कारण ये था कि 5 महीने पहले महान झोऊ राजा ने अचानक एक नीति जारी की थी, जिसके अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को 3 महीने के अध्ययन के लिए महल में प्रवेश करना अनिवार्य था। यदि वे इनकार करते तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता और उन्हें जेल में डाल दिया जाता। ये आम लोग, जो शक्तिहीन और प्रभावहीन थे, स्वाभाविक रूप से उनके पास अपने बच्चों को शहर के रक्षकों के हवाले करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो फिर उन्हें महल भेज देते थे। अब 3 महीने बहुत जल्दी बीत गए हैं और अब भी 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है और उन्होंने अभी तक अपने बच्चे को जन्म लेते हुए नहीं देखा है, जिसके कारण ये दृश्य उत्पन्न हुआ है। जब जू जिन ने सबसे पहले बोलना शुरू किया तो अन्य अभिभावकों ने भी उनका अनुसरण किया और बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ महोदय, मेरा एक ही बच्चा है। वह 5 महीने से महल में है और मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। कृपया दया कीजिए और उसके लिए एक अपवाद बना दीजिए। महोदय, मेरे पास कुछ चांदी भी है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मुझे मेरे बेटे टाइगर से मिलने दीजिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझे बता दे कि वह सुरक्षित है। वह बच्चा बचपन से ही माता पिता के बिना रहा है। अब जब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मरने से पहले मैं बस एक आखिरी बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। बोलने वाले अधिकांश लोग मध्यम आयु वर्ग के माता पिता थे, लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु के कुछ बुजुर्ग लोग भी आए थे। उनकी त्वचा रूखी थी, चेहरे काले पड़ गए थे और कपड़े कीचड़ और धूल से सने हुए थे। स्पष्ट था कि वे लंबे समय से, शायद 1 महीने से भी अधिक समय से, गुहार लगा रहे थे। दंगा देखकर नगर रक्षक ने आंटी जू को घूर कर देखा। अगर वो न होती तो क्या ये लोग ऐसे होते? ये सोचकर उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी और वह सीधे आंटी जू के पास गया और उन्हें लात मार दी। आंटी जू को बुरी तरह लात मारी गई, उनका चेहरा पीला पड़ गया, उनके मुंह के कोने से खून बहने लगा और उनके आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची। वह तो बस एक साधारण सी महिला थी, जिसकी साधना का स्तर कम था। भला वह शहर की इन शक्तिशाली सेनाओं का मुकाबला कैसे कर सकती थी? इलाज के बिना उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। एक पल के लिए आंटी जू जमीन पर सिकुड़कर बैठ गई, धीरे से कराहते हुए। उनका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था और उन्होंने अपनी बाहों में बोरी को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उस बोरी में उसके बच्चे की यात्रा के लिए पैसे और कुछ कपड़े थे, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तुम तो बड़े ही बदजुबान हो, लंबे कद के नगर रक्षक ने दाऊ को कोसते हुए कहा, क्योंकि वह दूसरे स्थानों से आए इन नागरिकों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये बेहद घृणित और निंदनीय है। ये देखकर सबकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सबने आंटी जू को बड़ी दया से देखा, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे भी मार का शिकार न बन जाएं।
वे सभी जानते थे कि आंटी जो एक विधवा थी जिन्होंने अकेले ही 2 बच्चों का पालन पोषण किया था, वे दोनों बच्चे ही उनके जीवन का आधार थे। इस क्षण महल के सामने के क्षेत्र में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में कवचधारी एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो हट्टा कट्टा था, उसकी आंखें ठंडी और चेहरा भयावह था। उसकी कमर पर एक बड़ी तलवार लटकी हुई थी, जिससे वह बेहद प्रभावशाली दिख रहा था। अभी अभी कौन गड़बड़ कर रहा था? जनरल हॉर्न ने दाव से बाहर आते ही पूछा। किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस जनरल से निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली थी कि वे सभी भय से कांप रहे थे। ये देखकर आंटी जू की आंखों में मानो आशा की एक किरण जगमगा उठी। दर्द सहते हुए वह धीरे धीरे रेंगकर दाव के पास पहुंची, उसका पैर पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगी। सर, क्या मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ? वह अस्त व्यस्त थी, उसका शरीर मैला था और उसके चेहरे पर खून भी लगा हुआ था, लेकिन उसकी लाल आंखें बहुत स्पष्ट थीं। नोट: कृपया मुझे और अधिक अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें और कृपया मुझे उपहार दें। #93 नानगोंग चेन आ गया और आंटी जू बच गई। जोड़: अध्याय 93 नानगोंग चेन का आगमन, आंटी जू की जान बच गई। अध्याय 93 नानगोंग चेन का आगमन, आंटी जू की जान बच गई। जनरल हॉर्न के चेहरे पर थोड़ी सी नाखुशी झलक उठी और वह सहज रूप से इस तुच्छ आम आदमी को झटक देना चाहता था। उस भीषण बल के कारण आंटी जू पीछे की ओर गिर पड़ी और मुंह से खून थूकते हुए उनका चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा था। वह दर्द से कराहते हुए वहीं लेटी रही, अपने पैरों को गले लगाए, उसका शरीर कांप रहा था। अगर यहाँ कोई डॉक्टर होता तो वह निश्चित रूप से देख लेता कि इस जबरदस्त बल ने सीधी तौर पर उसके निचले अंगों को चकनाचूर कर दिया था। आंटी जू उदास दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गलती की है। वह बस उस बच्चे को देखना चाहती थी जिसके लिए वह तरस रही थी, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था? इस दृश्य को देखकर सबकी आंखें सिकुड़ गईं, शरीर में सिहरन दौड़ गई और वे सब चुप हो गए। अगर वे मदद करना भी चाहते तो भी वे ऐसा करने में असमर्थ थे। ये देखकर नगर रक्षक काफी प्रसन्न हुआ और आंटी जू की ओर इशारा करते हुए बोला, हुन स्वामी, ये वही है। महल के सामने हंगामा मचाने वाली वही थी जो इनाम लोगों का नेतृत्व कर रही थी। मैंने ऐसा नहीं किया सर, मैं बस अपने बच्चे को देखना चाहता था, इसमें क्या गलत है? आंटी जू ने कांपती हुई आवाज में दाव कहा, उनकी आंखों में चुनौती का भाव भरा हुआ था। ये सुनकर जनरल हॉर्न ने सिर हिलाया, अपनी कमर से अपनी तलवार निकाली और आंटी जू की ओर चल पड़े। उनकी आंखों में हत्या की चमक थी। महल के द्वार के बाहर उपद्रव मचाना तुम्हारी गलती थी। ये निषिद्ध क्षेत्र है और हम यहाँ तुम्हारे इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी तुम्हारा सिर कलम कर देंगे और सबको दिखाएंगे। देखते हैं और कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे बेहद हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह जनरल सचमुच किसी की हत्या कर देगा। जब शहर के सैनिकों ने ये देखा तो उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वे श्रेष्ठता के भाव से देखने लगे, मानो कोई तमाशा देख रहे हों। आंटी जू, जिनके बाल बिखरे हुए थे, ने अपनी मृत्यु की खबर सुनकर पहले तो आंखों में दहशत दिखाई, फिर दांत पीसते हुए एक हाथ के सहारे बड़ी मुश्किल से रेंगने लगी। अत्यधिक मेहनत के कारण उनके भूरे नाखूनों से खून फर्श पर फैल गया। फिर भी वह बोरी को कसकर पकड़े रही। वह अभी मरना नहीं चाहती थी, वह अपने बच्चों को आखिरी बार देखना चाहती थी और अपने हाथ में पकड़ी हुई बोरी उन्हें सौंपना चाहती थी। इस समय जनरल हॉर्न उसके पास पहुंच चुके थे। उनकी आंखें उदासीन थी और चेहरा निर्मम। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार उठाई और धीरे से नीचे की ओर झुकाई। ये देखकर सभी को पीड़ितों के लिए दुख हुआ और सबने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वे ऐसे क्रूर दृश्य को दोबारा नहीं देखना चाहते थे। इन अभिभावकों में से कुछ युवा अभिभावक चुपचाप अलग हो गए, क्योंकि वे किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे। वे अन्य अभिभावकों से कम उम्र के थे और अभी भी बच्चे पैदा करने की उम्र के थे। यह मानवीय स्वभाव है और इस समय यह अपने चरम पर प्रदर्शित हो रहा है। आंटी जू हताशा से देखती रही और असहाय होकर देखती रही जैसे ही चाकू उनकी ओर गिरा। धमाका! तभी आकाश से लाल रंग की ज्वाला की एक लकीर भयानक शक्ति के साथ नीचे उतरी, जिसने पल भर में ही तलवार को चकनाचूर कर दिया और जनरल हॉर्न भी पीछे की ओर उड़ गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कई लोगों को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। आंटी जू भी आंखें फाड़कर आसमान की ओर देखने लगी। आग की लपटों में घिरा एक अजगर उनकी ओर घूर रहा था। उसकी दबंग आंखों में शीतलता भरी हुई थी। उसके पीछे एक आलीशान चांदी का रथ खींचा जा रहा था। कौन है? जनरल हॉर्न ने दाव से पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और गुस्से से भरा हुआ था। महल के सामने किसने इतनी हिम्मत दिखाई और उसकी पसंदीदा तलवार को भी तोड़ डाला? वह देखना चाहता था कि यह किसने किया और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसे आज ही इसके परिणाम भुगतने पड़े। पास में खड़े शहर के सैनिक हक्का बक्का रह गए और सदमे में आसमान की ओर देखने लगे। चांदी के रथ के पीछे से सफेद वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई, मानो हवा में चल रही हो, दिव्य प्रकाश बिखेर रही हो और अमर ऊर्जा की एक हल्की परत से घिरी हो, मानो किसी सच्चे अमर का जन्म हुआ हो। उसके पीछे 4 बेहद खूबसूरत महिलाएं चल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शालीनता थी, जिससे क्षण भर के लिए दुनिया कुछ धुंधली सी लगने लगी। मैं हूँ, तुम्हें क्या चाहिए?
जब नानगोंग चेन ने दाओ से सवाल किया तो उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि दाओ के साथ क्या हुआ था, लेकिन वे समूह की बातचीत से काफी कुछ अनुमान लगा सकते थे। सूली और बाकी सभी की आंखें ठंडी और उदासीन थीं, मानो वे मृत लोगों को देख रहे हों। जनरल हॉन चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह कदम उठाने वाला व्यक्ति त्यानेवान मनो का युवा स्वामी, हाल ही में काफी चर्चित नानगोंग चेन होगा। वह तो केवल एक मामूली महल का सेनापति था, उसकी हैसियत त्यानेवान मनो की हैसियत से कैसे तुलना की जा सकती थी। पल भर में उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा और वह अचानक धड़ाम से जमीन पर घुटने टेककर गिड़गिड़ाने लगा और दया की भीख मांगने लगा। युवा स्वामी, मुझे बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता था कि दाओ आप हैं। ये देखकर किनारे खड़े शहर के सैनिक एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और कांपते हुए वहीं खड़े रहे। तुम्हें बख्श दूं? इस माँ को कौन बख्श सकता है? नानगोंग चेन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आंटी जू की ओर देखा, जो जमीन पर सिकुड़कर बैठी थी। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या करने वाले ग्रेट झो के ये अधिकारी और सैनिक वास्तव में बहुत ही घिनौने हैं। बूम! अगले ही क्षण एक दिव्य प्रकाश उतरा, जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, और उसने जनरल हॉन को सीधे खूनी धुंध में बदल दिया। सभी लोग उस दृश्य को टकटकी लगाकर देख रहे थे, उनकी आंखें कुछ हद तक अचंभित थीं। त्यानेवान हवेली के कथित अहंकारी और दबंग युवा स्वामी ने वास्तव में उनका साथ दिया। वे मूर्ख नहीं थे, वे जनरल हॉन के युवा स्वामी कहकर संबोधित करने से ही उनकी पहचान का अनुमान लगा सकते थे। पूरे महान झो काल में एकमात्र युवा सरदार जो जनरल हॉन को घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर सकता था, संभवतः नानगोंग चेन ही था। वहां खड़ा नगर रक्षक भय से कांप उठा। उसे सब समझ आ गया था, ये युवा सरदार शायद पहले वाली माँ की मदद करने जा रहा था। उसने अभी अभी आंटी जू को लात मारी थी और इसके बारे में सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। काश वह समय को पीछे मोड़कर उस लात को वापस ले पाता। आंटी जू का चेहरा कृतज्ञता से भर गया था और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि दाओ से क्या कहें, उनकी आंखें लाल हो गईं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नानगोंग चेन ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। उसके आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची थी, यहाँ तक कि पैरों की हड्डियां भी चकनाचूर हो गई थी। उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो इतनी भयानक चोट लगने पर कोई भी व्यक्ति दर्द से चीख उठेगा और बेहोश हो जाएगा। इस व्यक्ति में किस प्रकार की इच्छा शक्ति है कि वह इतना सचेत और बोलने में सक्षम है? ये सोचकर नानगोंग चेन के मन में जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों के भाव उत्पन्न हुए। नानगोंग चेन ने एक औषधीय गोली निकाली और वांग युक्सुआन को धीरे से निर्देश दिए। ये सुनकर वांग युक्सुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह तुरंत आंटी जू के सामने प्रकट हुई और दवा की गोली अपने मुंह में डाल ली। तभी उसके हाथ से हरी रोशनी निकली और जीवन शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। वह जन्म से ही आध्यात्मिक शरीर वाली थी और उसने उस समय चिकित्सा संबंधी कई कौशल सीख लिए थे, इसलिए एक आम व्यक्ति का इलाज करना उसके लिए बहुत आसान था। ये देखकर लड़कियों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और फिर वे वांग युक्सुआन की मदद करने चली गईं। आंटी, क्या आपको याद है कि आपको और किसने मारा था? नानगोंग चेन ने दाओ से पूछा। वह उसके भीतर दो अलग अलग शक्तियां देख सकता था, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल था। ये सुनकर आंटी जू ने पहले वाले शहर के सिपाही की ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी झिझक झलक रही थी। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद युवा स्वामी। नानगोंग चेन ने उस निगाह का पीछा किया और वास्तव में उसने वहां एक शहर के सैनिक को घबराहट भरी आंखों से खड़ा देखा। तभी सैकड़ों सैनिक महल से निकले। उनके चेहरे गंभीर थे और हाथों में हथियार थे और उन्होंने नानगोंग चेन और उसके आदमियों को घेर लिया। 94 वसंत और शरद ऋतु के देवराज प्रकट होते हैं। जोड़ अध्याय 94 वसंत और शरद ऋतु में दिव्य राजा प्रकट होते हैं। अध्याय 94 वसंत और शरद ऋतु में दिव्य राजा प्रकट होते हैं। अरे दुस्साहसी चोर, महल में हिंसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जीने से तंग आ चुके हो। प्रमुख सेनापति ने द्वेष से भरे चेहरे के साथ दाव पर चिल्लाया। शहर की सेना को अभी अभी पता चला था कि किसी ने महल के बाहर हमला किया और एक जनरल की हत्या कर दी। ये देखकर आम लोग भयभीत होकर सिर झुकाए देखते रहे। जनरल काओ, मुझे बचाओ। जब लंबे कद के शहर के सैनिक ने नए आने वाले को देखा तो उसने जल्दी से दाओ चिल्लाया और उनके पीछे छिप गया। जहां तक उसे पता था, ये सभी सेनापति महान शक्ति क्षेत्र से थे और निश्चित रूप से उसकी रक्षा करने में सक्षम होंगे। जनरल काओ ने अपने हिंसक इरादे को बढ़ाते हुए दाओ से पूछा, ये कौन है? शहर का सिपाही बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। अगले ही पल बिजली की एक तेज और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चमक प्रकट हुई, जिसने सीधे उस लंबे चौड़े शहर के सिपाही को अपनी चपेट में ले लिया। धमाका! खून का एक बादल दिखाई दिया। जिस शहर के सिपाही ने अभी अभी आंटी जू को लात मारी थी, वह अब पूरी तरह से मर चुका है और गायब हो गया है। उसका कोई सुराग भी नहीं बचा है। शहर से आए सभी सैनिक चौंक गए, यहाँ तक कि जनरल काओ भी चौंक गए। एक उस्ताद, बिल्कुल एक उस्ताद। ये सोचकर उसे बेचैनी महसूस हुई और उसने ऊपर देखा।
नानगोंग चेन की उंगलियों में बिजली सी कड़क उठी, उनके सफेद वस्त्र बेतहाशा लहराने लगे और उनसे एक अद्भुत आभा निकल रही थी। जनरल काउ स्तब्ध रह गए, अविश्वास से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए वे मुश्किल से बोल पाए, युवा स्वामी, ये आप थे क्या? तुम्हें आश्चर्य हुआ? नानगोंग चेन ने शांत भाव से कहा, उसकी निगाहें नीचे उसकी ओर थीं। वह आज इस महल पर धावा बोलने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे कोई नहीं रोक सकता। जनरल काउ जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए, उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उनके चेहरे पर मौजूद अहंकार गायब हो गया था। वह मुड़कर वहां से जाना चाहता था क्योंकि नानगोंग चेन जैसे काबिल व्यक्ति से उसके जैसा साधारण जनरल बात नहीं कर सकता था, और इसके अलावा नानगोंग चेन इस समय काफी आक्रामक था। उसके पीछे खड़े सैनिकों ने ये देखकर क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। वे वहीं हक्का बक्का खड़े रहे, मानो अपने हथियारों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे हों। तभी एक तीखी लेकिन स्त्री जैसी आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी, अब जबकि लोग मारे जा चुके हैं और ची का नाश हो चुका है, तो क्या हमें यहाँ से चले नहीं जाना चाहिए? शून्य लोक के भीतर एक शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई और उसे देखने वाला हर कोई चौंक गया। बैंगनी रंग की आधिकारिक टोपी पहने, वृद्ध दिखने वाले और गहरी आंखों वाले यह व्यक्ति महान झोऊ के पहले हिजड़े थे, जिन्हें वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा के रूप में जाना जाता था। वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा ने नानगोंग चेन को घूरते हुए धीरे से दाओ कहा, उनकी आवाज में धमकी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। महल के सामने मची हलचल ने कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों को आकर्षित किया और वे वहां आकर देखने लगे। इनमें से अधिकांश ग्रेट झोऊ के प्रमुख परिवार थे, कुछ शाही परिवार के सदस्य थे और कुछ उच्च कोटि के कुलों से थे। संक्षेप में, वे सभी ग्रेट झोऊ में सुप्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति थे। कुछ ही दूरी पर सु परिवार और वान परिवार के मुखिया इस दृश्य को बड़े चाव से देख रहे थे। उस बूढ़े कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को इस तरह धमकाने की? अगर मैं भगवान राजा होता तो मैं उसकी खाल उतार देता, सु मिंग ने गुस्से से कहा। ये सुनकर वांग शियोंग ने उसकी बकवास को नजरअंदाज कर दिया और मन ही मन बुदबुदाया, दाओ, आपके दामाद अपने साथ किसी को क्यों नहीं लाए? अकेले रहने पर उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। आखिरकार वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा का त्यानेवान मनों से हमेशा से ही मतभेद रहा है। हाँ, ये लड़का बहुत लापरवाह है। अगर वह त्यानेवान मनों से कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को ले आता तो यह वसंत और शरद ऋतु का दिव्य राजा कुछ भी नहीं होता। सु मिंग के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे, आखिर उनकी बेटी भी तो वहीं थी। दूसरी ओर ये धमकी भरे शब्द सुनकर नानगोंग चेन ने भौहें चढ़ाकर बिना किसी झिझक के कहा, तुम्हें क्या लगता है कि एक मामूली हिजड़ा मुझे जाने के लिए कहने की हिम्मत करेगा? तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए, उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि नानगोंग चेन सचमुच अपमान का सहारा लेगी। जो जासूस छुपकर निगरानी कर रहे थे वे भी इसे देखकर हैरान रह गए। सु मिंग और वांग शियोंग स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। आपका दामाद तो वाकई कमाल का है, वांग शियोंग ने कहा। नहीं, वह हमेशा से ऐसा ही रहा है, सु मिंग ने सिर हिलाते हुए दाव के बारे में बताया। शहर के सैनिक कांप उठे, उनके शरीर हल्के से हिलने लगे। वे जानते थे कि वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा दाओ को नपुंसक कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। नानगोंग चेन के शब्दों ने निस्संदेह उनकी सीमा पार कर दी है। शून्य लोक में वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा का चेहरा बेहद उदास और भयावह है। उन्हें हमेशा से ही नपुंसक कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं रहा है। वो बदमाश बनने लायक ही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि युवा स्वामी मुझसे कुछ मुक्केबाजी करना चाहते हैं? वसंत और शरद ऋतु की दिव्य राजा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थी। तुम खुद को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हो। तुम पहले ही 2 बार मेरे हमलों का सामना कर चुके हो। अगर तुम मेरे एक हमले को भी झेल पाओ तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। ये सुनकर नानगोंग चेन ने भी तिरस्कारपूर्ण भाव से जवाब दिया, दाओ। तभी सूरी ने पीछे से उसे याद दिलाया कि आंटी जू ठीक है। नानगोंग चेन ने स्वयं ही सिर हिलाया, उसकी आंखों में चमक थी। लगता है अब हम महल में प्रवेश कर सकते हैं। अरे अरे छोटे बदमाश, बड़ी जुबान वाले हो, आज मैं त्यानेयुवान मनों की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा इसे और सहन नहीं कर सके और उन्होंने सीधे नानगोंग चेन पर हमला कर दिया। युवा स्वामी, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? शून्य लोक में इस दृश्य को देख रहे वुडोर ने भी अपनी आवाज दाव को भेजी। कोई जरूरत नहीं, ब्रेक थ्रू विशेषज्ञ बनने के बाद अपनी क्षमता को परखने का यह मेरे लिए एक अच्छा अवसर है। नानगोंग चेन ने आत्मविश्वास से दाव को अस्वीकार कर दिया और एक अजय आभा बिखेरी। त्यानेयुवान मनों की ओर से मुझे सबक सिखाओगे? बूढ़े हिजड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? इसके तुरंत बाद नानगोंग चेन ने व्यंग्य किया, उसकी चियाभा लगातार बढ़ती रही, जिससे उसने बिना किसी संकोच के अपनी महान शक्ति स्तर की साधना का प्रदर्शन किया। अब उनके पास इतने सारे दिव्य पद है, अपनी साधना तकनीक और इन दोहरी पुतियों के बल पर सीमा पार संचालन करना उनके लिए अविश्वसनीय रूप से आसान है। सभी ने इस दाव को महसूस किया। ये संदेश सुनकर वह भी हैरान रह गया। उसने फिर कमाल कर दिखाया, दाओ, तुम जानते हो, ये तो महज 18 साल की उम्र में ही एक विलक्षण प्रतिभा है।
सू मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मानो उसे कुछ गड़बड़ का आभास हो गया हो। उसे फिर से ऐसा ही आभास हुआ और फिर वह काफी देर तक चुप रहा। उसे याद आ रहा था कि कुछ ही महीने पहले नांगोंग चेन अभी भी पर्पल मेंशन में था, लेकिन अब वह उसी साधना स्तर पर था जिस पर वह खुद था। वांग शियोंग दिल खोलकर हंसा, वाह क्या प्रतिभावान है, साधना की गति तो कमाल की है। वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा भी थोड़े अचंभित हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही संभल कर व्यंग्य किया, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें एक महान शक्ति के स्तर तक की सफलता दिला दूं? एक महान शक्ति और एक देवराज के बीच का अंतर इतनी आसानी से नहीं भरा जा सकता। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और उसमें श्रेष्ठता का भाव झलक रहा था। अंधेरे में छिपी कुछ तटस्थ शक्तियों ने ये देखकर अपना सिर हिलाया और दाऊ कहा, हाँ, वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा एक अनुभवी देव राजा हैं, और भले ही युवा स्वामी ने महान शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो, फिर भी यह मुश्किल है। ईश्वर राजा और सर्वशक्तिमान के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के समान है। हे युवा प्रभु, इस प्रकार उसे क्रोधित करना आपके लिए हानिकारक होगा। नीचे आंटी जू ने ये देखकर चिंता जताई और सावधानी से दाऊ से कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए बहुत खेद है, शायद हमें उस बड़े को जाने देना चाहिए। सूली ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी खूबसूरत निगाहें नांगोंग चेन के शरीर पर टिकी थी और उसने आत्मविश्वास से कहा, आंटी चिंता मत कीजिए, वह जरूर जीतेगा। सूली जानती है कि नांगोंग चेन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिसके बारे में उसे पूरा यकीन न हो। ये सही है। लड़कियों ने दाऊ की भावनाओं का समर्थन किया। टिया ने युवान मनों के साथ हमेशा से मतभेद रखने वाली कुछ ताकतों ने इस दृश्य को देखकर उपहास व्यक्त किया। कितना बेवकूफ है, लगता है कि तथाकथित दोहरी पुतली वाला व्यक्ति आज यही मरने वाला है। नोट, कृपया मुझे अपडेट करने के लिए प्रेरित करें, कृपया मुझे उपहार दें, लेखक आपका बहुत आभारी है। #95 एक ही झटके में पल भर में मौत हो गई, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। जोड़ अध्याय 95 एक ही वार में मौत, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध। अध्याय 95 एक ही वार में मौत, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध। हे भगवान, मैं पर्पल मेंशन तुम्हें पहले ही मार चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। नांगोंग चेन शांत रहे और ठंडी आवाज में बोले, उनके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे, उनकी आभा अलौकिक थी और उनकी आंखों से एक अजय आभा निकल रही थी। ये सुनकर वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा कुछ हद तक अचंभित दिखे, फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके शरीर से एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा और उन्होंने सीधे नांगोंग चेन पर हमला कर दिया। धमाका! अचानक दुनिया का रंग बदल गया। वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा ने एक हरे रंग का लौकी प्रकट किया, जिससे एक गहरा रहस्यमय प्रकाश निकला। फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और हजारों भटकती आत्माएं उसमें से बाहर निकल आईं। यह शापित आत्मा लौकी है, जो वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा की जादुई कलाकृति है। पूरी लौकी बुरी आत्माओं से भरी हुई है और इसके अंदर मौजूद भूत बेहद खतरनाक कालकोठरी से निकाली गई प्रतिशोधी आत्माएं हैं। हजारों वर्षों के पालन पोषण के बाद वे अत्यंत शक्तिशाली प्रतिशोधी आत्माएं बन गई हैं। पल भर में ये भूत चीखने चिल्लाने लगे, उनके चेहरे विकृत हो गए, उनका आक्रोश आसमान छू रहा था और उनकी आंखों से एक भयंकर लाल रोशनी निकली जो पूरी दुनिया में गूंज उठी। इस दृश्य को देखकर सभी के मन में भय की लहर दौड़ गई और उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा द्वारा बनाई गई एक अनूठी तकनीक है। 100 प्रेत आत्मा को बांधते हैं। ये प्रेत प्रतिद्वंद्वी को घेरकर मार सकते हैं और सबसे भयावह बात यह है कि वे प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा को छीन सकते हैं। इस हमले से कई शक्तिशाली देवराजों की मृत्यु हो चुकी है। ये रणनीति बेहद कपटपूर्ण है। यही कारण है कि वर्षों से महल में कुछ ही लोगों ने वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा का विरोध करने का साहस किया है, क्योंकि उनके सभी शत्रु भूतों में परिवर्तित हो गए हैं। वहां मौजूद लोगों ने मन ही मन सिर हिलाया। जब तक नांगोंग चेन कोई शक्तिशाली हथियार नहीं निकाल लेता, तब तक इतने कम समय में इन भूतों के हमले का सामना करना मुश्किल होगा। जाओ, वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा ने उपहास करते हुए भूतों को नांगोंग चेन पर हमला करने का आदेश दिया। वह देखना चाहता था कि यह बच्चा इस हमले को रोकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि दाओ एक समान शक्ति का क्षेत्र है और यहाँ तक कि भगवान राजा को भी उससे सावधान रहना होगा। पलक झपकते ही अनगिनत भूत आसमान को ढकते हुए मधुमक्खियों के झुंड की तरह सीधे नांगोंग चेन की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर सूली और नीचे मौजूद अन्य लोग अपनी खूबसूरत आंखों में चिंता दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस दृश्य को देखकर नांगोंग चेन शांत और संयमित रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। सफेद वस्त्र पहने हुए वे अद्वितीय लग रहे थे। उनकी दोहरी पुतलियां युगों युगों तक विस्मयकारी थी, मानो कोई युवा राजा हो। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। हाथ के इशारे से ही आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और आसमान गरजते बादलों के विशाल सागर जैसा दिखने लगा। अनगिनत बिजली की कुड़कुड़ाहट चारों ओर नाच रही थी, जिससे एक बेहद घुटन भरा माहौल बन गया था। बिजली की आपदा स्वाभाविक रूप से दुनिया की सभी दुष्ट आत्माओं और भूतों के खिलाफ प्रभावी है, उन सभी का नाश कर देती है। थंडर सम्राट की कीमती तकनीक की तो बात ही छोड़िए, जो गरज का पूर्वज है। इस समय नांगोंग चेन की उंगलियों पर बिजली कड़क उठी, उसके काले बाल बेतहाशा लहराने लगे और उसके पीछे अनगिनत बिजली की किरणें आपस में उलझ गईं, जो एक वज्रपात की तरह लग रही थी।
सर्वोच्च। वह शक्ति इतनी आश्चर्यजनक थी कि उसे देखकर सबकी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरे के भाव थम गए। ये किस प्रकार का बिजली का जादू है जो इतनी आश्चर्यजनक बिजली की आपदा को बुला सकता है? कुछ लोग चौंककर सांस रोक नहीं पाए, उनकी आवाज सदमे से भरी हुई थी। जिन ताकतों के त्यानयुवान मनों के साथ अच्छे संबंध थे, वे इसे देखकर सुखद आश्चर्यचकित रह गए। जिन ताकतों ने पहले नानगोंग चेन को कमाका था, वे अब कुछ हद तक अपमानित महसूस कर रही थीं और दांत पीसते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर वह ऐसी बिजली की आपदा ला सकता है? स्तर में इतना बड़ा अंतर है, सब व्यर्थ है। क्या वास्तव में मामला है? बूम! अगले ही पल स्वर्ग के ईश्वर की बिजली गिरी, उसकी सफेद रोशनी ने आकाश को चकाचौंध कर दिया और वह हजारों बिजली के ड्रैगन में बदल गई। उनके शरीर बिजली से चमक रहे थे और वे अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सीधे नीचे की ओर बढ़े। ये दृश्य सचमुच भयावह था। इसकी तुलना में ये भूत एक बड़ी मछली के सामने छोटी मछली की तरह थे। ये 9 स्वर्गों का प्रकाश है। नानगोंग चेन ने ठंडे स्वर में बात की। उसकी आंखें ठंडी बिजली की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा सख्त था। वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखों में सदमे का भाव आ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महान शक्ति क्षेत्र का एक कनिष्ठ योद्धा इतनी विनाशकारी बिजली की जादूगरी का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक अनंत सफेद प्रकाश फूट पड़ा और पूरा आकाश सफेद हो गया। सभी लोग इस अद्भुत सफेद प्रकाश को देखकर दंग रह गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा नाराज दिखे और इन आत्माओं को वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनका उनसे संपर्क पहले ही टूट चुका है और इसके बाद उसका सामना स्वर्गिक परमेश्वर की गर्जना से होने वाला था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा और उसके दिल में डर बैठ गया। तुम मर जाओगे। अगर तुम्हें वो चोट लगी तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। इसी क्षण वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा के मन में सबसे मौलिक विचार उत्पन्न हुआ। हालांकि उसने लाख कोशिश की, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ रहा और सफेद प्रकाश में समा गया। काफी देर बाद सभी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। महल के सामने एक झुलसा हुआ शव चुपचाप पड़ा था। उसके हाथ में पकड़ी शापित आत्माओं की लौकी भी राख में तब्दील हो चुकी थी। झुलसे हुए शव के धुंधले चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह कोई और नहीं बल्कि वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा थे। इस भीषण बिजली की गर्जना में दिव्य आत्मा भी नष्ट हो गई। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शून्य लोक में सफेद वस्त्रों में वह अद्वितीय आकृति अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी युवा उपस्थिति के कारण वहां मौजूद किसी के लिए भी उसे अनदेखा करना असंभव था। इसे देखकर कुछ लोग सदमे से भर गए और उनकी सांस अटक गई। एक ही बार में उसने एक अनुभवी डिवाइन किंग रियल्म विशेषज्ञ को मार डाला। क्या यह अभी भी ग्रेट पावर रियल्म है? नीचे सूर्य की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह भी काफी हैरान थी। ये लड़का फिर से ताकतवर हो गया है। यहाँ तक कि वह भी, जिसके मार्गदर्शन में अमर राजा से भी श्रेष्ठ एक सत्ता है और जिसके पास दिव्य शरीर है, ये दावा करने का साहस नहीं करेगी कि वह एक ही झटके में एक देवराज को नष्ट कर सकती है। ये देखकर चियाओ की मोहक आंखों में हैरानी का भाव झलकने से खुद को रोक नहीं पाई। इस बच्चे की भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय हैं। उसकी आंखों की पुतलियां दोहरी हैं और उसमें अराजकता की प्रवृत्ति भी है। दाओ गुओ ने एक अद्वितीय आधारशिला बनाई है। 9 स्वर्गों में भी कुछ ही लोग इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। शून्य लोक की गहराई में एक सुंदर आकृति मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, जिसने दुनिया को भी कुछ हद तक उदास बना दिया था। उसकी कमर से एक कांसे का दानव मुखौटा लटका हुआ था और यह आसानी से देखा जा सकता था कि यह उस व्यक्ति का था जिसने पहले नानगोंग चेन की मदद की थी। कितनी तेजी से प्रगति! मेरे भतीजे ने सचमुच मुझे एक शानदार सरप्राइज दिया है। मुझे आश्चर्य है कि जब मेरी बहन को 9 स्वर्गों में दाव के बारे में पता चलेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ। उसके होंठ थोड़े से खुले और उसकी आवाज मधुर और सुंदर थी, मानो कोई दिव्य धुन हो। फिर उसने अपनी निगाहें चियाओ की ओर घुमाई। उसकी खूबसूरत आंखों में बिना कुछ कहे ही एक गहरा अर्थ झलक रहा था। इस क्षण पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया और सभी लोग नानगोंग चेन को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। सू मिंग और वांग शियोंग ने एक दूसरे की ओर देखा, मुश्किल से अपनी हैरानी को छिपाते हुए चाय की चुस्की ली। मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि क्या हो रहा था। मेरा दामाद तो कमाल का है। सू मिंग ने हैरानी से पहली बार कसम खाई। एक तरफ खड़े वांग शियोंग लगातार कह रहे थे, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें स्वामी जी का साथ देना होगा। भविष्य में हमारे वांग परिवार को लाभ मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। ये देखकर त्यानेयुवान मनों के समर्थक और भी दृढ़ हो गए और उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ और बिना किसी विश्वासघात के त्यानेयुवान मनों की सेवा करने की शपथ ली। जो लोग पहले नानगोंग चेन की बुराई करते थे, वे अब शर्मिंदा और लज्जित दिख रहे थे और मन ही मन वसंत और शरद ऋतु के दिव्य राजा को कोस रहे थे। कितना घटिया आदमी है वो, तो एक महाशक्ति के स्तर को भी नहीं हरा सकता। कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाले आम लोग थे।